आगे हम लोग बढ़े थे तो मौर्य साम्राज्य के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक अभी ऑनलाइन क्लास हम लोग ने लिया था। कितने लोग अटेंडेंट थे यहाँ से और कौन कौन नहीं था? कारण तबीयत ठीक नहीं, मतलब ऑनलाइन सुनने में भी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो पा रही है। सो गया दवाई खा गया। और लोग हाँ और कोई मैं तो बार बार चेक करने आ रहा था लगातार, मैं एडमिट कराने बार बार आ रहा था जो लोग भी थे। और कौन नहीं था? क्यों तेज थे तुम आंसर नहीं दिए तो क्यों इतने इनएक्टिव हो? पिछले साल के मुकाबले में इस साल तेज बिल्कुल तुम निष्क्रिय दिखाई दे रहे हो एकदम। रिजल्ट नहीं लाना तुम्हें लग रहा है? नेटवर्क वहाँ नहीं है, वैसे भी क्लास में तुम मुझे निष्क्रिय दिखाई दे रहे हो। हाँ तुम्हारी तरह, जैसे तुम पहले से भटके हुए। और कौन कौन था नहीं जो आया था, जो नहीं आया था? सरनाम आए थे, क्यों नहीं आए? दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे तो तो अब जिस दिन पता चल जाया करे कि ऑनलाइन क्लास होना है उस दिन अपना डेटा को थोड़ा सेव करके रखो, है ना, संरक्षित करके रखो भैया। सेव कर लो कि भाई मुझे क्लास लेना है उस हिसाब से। और दूसरी एक चीज ये कि क्लास में जो ऑनलाइन क्लास में था उसमें कम से कम 35-40 की संख्या जुड़ चुकी थी, अप्रॉक्स इतने ज्यादा बच्चे थे वहाँ पे। तो ये सारे बच्चे क्लास में क्यों नहीं आते हैं? प्रॉब्लम समस्या क्या है कि क्लास में आप लोग अटेंटिव क्यों नहीं रहते? वहाँ पे जितने भी लोग रहे होंगे, नए रहे होंगे या पुराने जो लोग भी आए होंगे उसके अंदर, वो बातें उन्हीं लोगों के पल्ले पड़ी होंगी जिनने कल का उस दिन का क्लास लिया होगा सैटरडे का। वरना जितने नए जुड़े होंगे उन्हें लगा होगा पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए क्लास के बाद में रह के उस सेशन का तो कोई मतलब है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग अगर रेगुलर क्लास के अंदर अपनी अटेंडेंस मेंटेन नहीं करोगे, जैसे आप लोग कर रहे हो, अपने आने वाले और सह साथियों को बताइए ये बात। अगर नहीं करोगे तो इसका इनडायरेक्ट प्रभाव आप ही के ऊपर पड़ना है पूरा का पूरा, क्योंकि ये योजना जो सरकार के द्वारा आप ही के लिए चलाई जा रही है, इस योजना का कार्यवाहन समाप्त हो सकता है ना, आप लोग की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। और उसके बाद तमाम एप्लीकेशन और जो भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है तो वो सोच के कर रही है, अगर उसे आउटपुट नहीं मिलेगा क्यों खर्च करेगी, है ना। तो वो चाहती है कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, इतनी दूर से आके मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ अपना। एक क्वेश्चन और सुनने को मिला और एक शिकायत और आप लोग की सुनने को मिली है कि क्लास में गर्ल्स बहुत एक्टिव है, बॉयज एक्टिव ही नहीं रहते, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते। गर्ल्स रिस्पॉन्स अच्छा करती हैं, गर्ल्स के जो भी हैं क्लास से लेकर ऑनलाइन से ऑफलाइन तक हर जगह इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। बॉयज़ क्लास में रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में रिस्पॉन्स तो छोड़ो, ऑनलाइन सेशन में जुड़ने में भी काफ़ी पीछे हैं। वहाँ आंसर्स जितने सारे लोग दे रहे थे सब गर्ल्स थी, एक भी लड़का नहीं वहाँ बात कर रहा था, बोल रहा था। अभय के अलावा, शायद अभय बोला था, उसके अलावा कोई नहीं बोल रहा, सब चुप थे। डर लगता क्या लड़कियों से तुम लोग को, है या बोल नहीं पाते उनके सामने? क्या समस्या है? ऐसी क्या समस्या है? क्यों इतने लेस तुम लोग अटेंटिव दिख रहे हो? पहले तो पिछले सेशन तक बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीजें बढ़िया थी। क्या ये हो गया है कि इस साल तक आते आते हिम्मत हार गए हो कि नहीं बस हो गया हमारा, अब इससे आगे नहीं कर पाएंगे, ये लास्ट है, जैसे तैसे खींच रहा है खींच लो, ऐसा तो नहीं हो गया? तो फिर क्यों अपने आप को खुद थोड़ा सा आकलन करके चेक करो ना कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, तुम लोग की एक्टिवनेस क्यों कम हो रही है। स्पेशली बॉयज की बात कर रहा हूँ, एक्टिवनेस क्यों कम हो रही है क्लास के अंदर? एक तो तुम लोग की कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है क्लास के अंदर। रेगुलरिटी बनेगी तो तुम इंटरेस्ट भी आएगा उन सब चीज़ों के अंदर। अभी ये पीसीएस निकल जाएगा 24 वाला, फिर आरओ निकल जाएगा, अगले साल फिर ऐसे एक पीसीएस और आईएएस निकल जाएगा, और ऐसे ही अपनी एज बढ़ाते रहना तुम्हें, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा 4-5 साल गुजर चुके होंगे, उसके बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट लाओ चाहे ना लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28-29-30 साल में रिजल्ट भी ले आओगे ना तो सामने वाला ये कहेगा अरे या इतने साल में तो कोई भी निकाल लेता है। और वो इतने साल में जो लोग निकाल पाते हैं ना, वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं तब निकाल पाते हैं। आप लोग की तरह नहीं होते, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिवनेस अपने अपना बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अगर लाने हैं तो रिजल्ट लाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही है?
हर एक चीज़ क्लास के अंदर हर एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए। हाँ बताओ दरबार। हाँ पूछो। क्या चीज़? हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं। ये मुझे सुनने में आया है, अब मैं ये तो नाम लेकर तो नहीं पर्टिकुलर बताऊंगा, बट मुझे ये बात सुनने में आई है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जीरो है, ये जीरो तक वर्ड आया, ठीक है। तो इस वजह से मैं सबकी तो नहीं कह सकता। हाँ हम लोग जैसे हम देखना चाह रहे हैं जो टॉपिक मालूम होता है क्वेश्चन करते हैं, आपसे भी है या हमसे पूछ भी है एकदम हमें मना करते हैं कि पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे, फिर हम लोग नहीं बोलते। अरे देखो ये पुराने नए वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली बात तो बहुत पुराना कभी मैंने किया, मेरे क्लास में एक्टिव रहो, अच्छे से करो, या कोई भी कर रहा है अगर ऐसी कोई भी बात कर रहा है तो आप कहिए सर पुराने या नए का मतलब नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग स्टूडेंट सब एक जैसे बैठे हुए, पुराने नए का इसमें क्या मतलब होता है ना। और अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ एडवांस पूछ रहे हैं, क्लास के 4 बच्चे और सीख लेंगे उससे, तो पूछने में दीजिए, हमें दिक्कत क्या है, आपको आपत्ति? और अगर फिर भी ये समस्या आ रहा है तो कोऑर्डिनेटर सर भी बैठे हुए, जाइए उनके साथ में चर्चा करिए जाके, लेकिन एक्टिवनेस उसकी वजह से अपनी डाउन मत करिए। इसका प्रभाव चलो आज आपसे कोई फैकल्टी कह के चला जाएगा पुराने बच्चे हो क्वेश्चन मत पूछो, इसका रिजल्ट पे इम्पैक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा ना। फैकल्टी तो अपना काम करके चला गया, इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ रहा है ना कि आप शांत बैठे हो, इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए ऑनलाइन सेशन जब होता है, खास करके ऑनलाइन का प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन सेशन में आप लोग को लगा होगा कि हम ही लोग हैं, लेकिन कई अधिकारीगण भी उसके अंदर जुड़े हुए थे, और जो लोग ये रिस्पॉन्स सब देख रहे थे कि कौन रिस्पॉन्सिव है कौन रिस्पॉन्सिव है, तो वो सब चीज़ें, और उसके अंदर एक जो चीज़ निकल गया है वही है। इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि एक्टिवनेस जो है कहीं ना कहीं हर जगह आप लोग की दिखाई देनी चाहिए। अब यहाँ पे अधिकारी आके बैठ के नहीं देख रहे ना आप लोग को, आप कितना एक्टिव हो क्लास में। जैसे हाँ तुम भी क्वेश्चन पूछते हो, चरण भी पूछ लेता है, भय भी पूछ लेता है, तेज भी पूछ लेता है, पूछ लेते हो क्वेश्चन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन वहाँ पे एक्टिवनेस नहीं दिख रही है, ऐसी जगहों पे नहीं दिख रही है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो सेशन अब डेली चलेंगे, मंडे से सैटरडे डेली सेशन चलना है, तो डेली सेशन के अंदर आप अपनी संख्या वहाँ भी बढ़ाइए, और वहाँ संख्या बढ़ाने का मतलब खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पे आप लोग मौजूद नहीं हो, तो यहाँ भी रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करिए और अपनी संख्या को यहाँ भी बढ़ा के रखिए, क्योंकि अगर संख्या नहीं बढ़ेगी, आपकी एक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी, आपके रिजल्ट के लिए तो हम सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, वरना रिजल्ट ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है मेहनत करने का, ठीक है। इसको किसी अदर वे में मत लेना, बस तुम लोग के अच्छे या भले के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए वैसे आज हम लोग को मौर्यन एम्पायर शुरू करना है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बारे में चर्चा करनी है। मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग कर रहे थे पीछे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मौर्य एम्पायर के अंदर कई सारे राजवंश हैं, ठीक है, और उन राजवंशों की एक क्रोनोलॉजी है, और उस क्रोनोलॉजी को तो पूरा याद नहीं करना है आपको सिर्फ 3 रूलर्स इंपॉर्टेंट है इसमें जिनके बारे में पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंदुसार और एक अशोक, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट रूलर्स को पढ़ने के बाद हमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के बारे में जानना है कि मौर्य एम्पायर का प्रशासन कैसा रहता था या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता था, ठीक है। इन चीजों को जानना, और लास्ट में बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय में ये साम्राज्य का अंत हो गया होगा, ठीक है। बस इतनी चीजें जाननी होती है, बाकी तो आपका इंपॉर्टेंट जो चीजें वो यहाँ पे बताई देंगे, ठीक। चलिए अब देखना शुरू करते हैं एक एक करके। मैंने आपको बताया था कि मगध एम्पायर के ऊपर इस समय में धनानंद का रोल था। धनानंद तक बातें हम लोगों ने कर ली थी। नंद राजवंश का अंतिम शासक धनानंद को वहां से जो मगध का एम्पायर था उससे हटाने के लिए 2 फोर्सेस उसके लिए काम कर रही थी। एक तो थे चाणक्य, ठीक है, और एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। ये दोनों लोग कंबाइंड फोर्सेस के फॉर्म में, मतलब चाणक्य इनके गुरु हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो चाणक्य मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से धनानंद को उसकी गद्दी से हटा के मौर्य एम्पायर की पूरी जो आगे सीरीज है उसको आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो इस चीज को, इस प्रयास को लेकर यहाँ पे ये कार्य शुरू किया गया, और मगध एम्पायर को मौर्यन एम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार ये 2 लोग माने गए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी को लास्ट तक जब हम लोग ने पढ़ा था तो हम लोग की कहानी वहां पे रुक गई थी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरीके से सहयोग किया था मौर्यन एम्पायर में आगे बढ़ने के लिए। मतलब वो छोटी वाली कहानी सब मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। तो वहां तक की कहानी हो गई थी, और अब ये बात उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बता दी थी कि धनानंद ने मेरे साथ ऐसा किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी आर्मी जुटाने में डट जाते हैं, और आर्मी जुटा के सीधा अटैक कहाँ पे करेंगे, अब मगध एम्पायर के ऊपर करने के लिए करें, ठीक है। इस समय में एक राइटर थे प्लिनी, जानते होंगे, आपने ये नाम सुना होगा, और ये नाम अक्सर आगे सुनते भी रहोगे इतिहास के अंदर।
प्लिनी एक राइटर थे, उन्होंने लिखा कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की फौज तैयार करी थी, 6 लाख की सेना तैयार करी, 6 लाख लोगों की सेना तैयार करी। और ये 6 लाख लोग कोई आम लोग नहीं थे, नॉर्मल लोग नहीं थे। ये 6 लाख की सेना जो थी वो चोर और डाकुओं की सेना थी। ठीक है, इसकी सेना थी चोर और डाकुओं की सेना थी। ऐसे लोग थे जो थोड़े बहुत क्रिमिनल्स या क्राइम्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। इन सारे लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में भर्ती करके उनको गाइड किया और गाइड करके अपनी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। 6 लाख की फौज चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे तैयार की अकॉर्डिंग टू प्लिनी। प्लिनी ये बात को बोलते हैं, तो प्लिनी के अनुसार हम इस बात को समझते हैं। 6 लाख की फौज तैयार हो गई। 6 लाख की फौज तैयार होके अब यहाँ पे मगध एम्पायर को जीतने के लिए आगे बढ़ी। और जीतने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, इन्होंने यहाँ पे सेंटर ऑफ इंडिया के अंदर ये जगह पड़ती है जो इसको बोलते हैं पाटलिपुत्र। क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उस समय में मगध एम्पायर की राजधानी हुआ करती। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके थे। तो पाटलिपुत्र राजधानी के ऊपर सीधा इन्होंने क्या करा? अटैक कर दिया। ठीक है, क्या करा? 6 लाख की आर्मी, और 6 लाख की आर्मी को लेके सीधा धनानंद के ऊपर अटैक। 6 लाख की आर्मी के साथ में एकदम सीधा अटैक पाटलिपुत्र के ऊपर कर दिया। पाटलिपुत्र इतना कमजोर नहीं है कि एक अटैक में हिल जाएगा। धनानंद की आर्मी चारों तरफ से धनानंद को सिक्योर करके बैठी है, संरक्षण है, किले बने होते थे, दुर्ग बने होते थे। ऐसे ही किसी को भेद लेना आसान नहीं होता था। ठीक है, तो क्या हुआ? जब इन्होंने पहली बार अटैक किया तो अटैक करने के बाद में क्या हुआ कि ये पाटलिपुत्र को हार गए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र को हार गए। और सोचिए, चाणक्य जैसा व्यक्ति है, उनके साथ में जो सारी की सारी चीजें उनको सिखा रहा है, समझा रहा है, उसके बाद में भी चंद्रगुप्त मौर्य अपने इस पहले वॉर के अंदर पाटलिपुत्र में हार गए। ठीक है, ये अटैक था कहाँ से? ये ऑब्वियस सी बात है, ये तक्षशिला वगैरह का इलाका है, यहीं पे ये लोग रहा करते थे, है ना। और यहीं से साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और तक्षशिला से इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया पाटलिपुत्र पे। ये पहला अटैक नहीं था, इसके अलावा और भी अटैक्स थे, कई सारे मल्टीपल अटैक्स करने के बाद में भी चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी जीत प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। मतलब कभी विजय ही नहीं हो पा रहे थे। कारण समझ नहीं आ रहा था उन्हें, ना वो समझ पा रहे थे, ना चाणक्य समझ पा रहे थे कि कारण क्या है। क्या धनानंद की सेना इतना मजबूत है कि हम उसको भेद नहीं पा रहे, या ऐसी कौन सी चीज है जो इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती, है ना। तो इन्होंने इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए क्या करा, इन्होंने बोला कि अब थोड़ा समय संन्यास लेते हैं। सन्यासी के तौर पर ये दोनों निकल गए, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। और सन्यासी के तौर पर ये निकल के कहाँ पहुंच गए? जंगल के अंदर पहुंच गए। और जंगल के अंदर पहुंच के अपना जीवन थोड़ा सा व्यतीत करना शुरू कर दिया। जंगलों से निकलना, थोड़ा थोड़ा समय वहां गुजारा कि चलो थोड़ा मौन अवस्था में रह के देखते कि गलती कहाँ हो रही है ना। कभी कभी होता है ना कि यार बहुत सारे प्रयास हम लोग करते रहे, किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते। तो अगर आप उस चीज पे अपने आप को थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, और फिर रुक के देखने की कोशिश करो कि क्या गलतियां हैं जो मेरी सॉल्व नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तब आपको समझ आने लगता है, दिखने लगता है, अच्छा ये गलतियां मुझसे हो रही थी, और इन गलतियों को सुधार लिया अगर मैंने तो मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है ना। तो ऐसा दिखता है ना हम लोगों को। जब हम लोग को दिखता है तो यही काम या प्रयास करने की कोशिश करी इन दोनों ने। और जब इन दोनों ने ये कोशिश करी, तो कोशिश करने के बाद में यहाँ पे ये एक दिन एक स्टोरी है, अब जंगल की स्टोरी। ठीक है, इस जंगल की स्टोरी को कई सारे राइटर्स ने सत्य माना है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है कि एक बार ये जंगल में निकले, ऐसे ही जंगल में गुजर रहे थे। और जंगल में गुजरते समय ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले के लोग होते थे वो अतिथि का बहुत सत्कार किया करते थे, बहुत ही ज्यादा मान रखा करते थे कि अगर हमारे दरवाजे पे या घर के बाहर कोई व्यक्ति आ गया तो उसका सम्मान करना है, और सम्मान के साथ साथ में उसको खाना परोसते थे, खिला पिला के ही वापस किया करते थे। ये एक तरीका होता था, सभ्यता का तरीका है हमारे, ये अतिथि देवो भव जो हम लोग मानते हैं, बहुत पुराना। तो ये जंगल से एक बार गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते दौरान एक औरत और एक बच्चा एक कुटिया के अंदर थे। कुटिया जो होती है छोटी सी कुटिया जिसमें लोग रहते हैं, वो छोटा सा एक समझ लो घर टाइप का था। उस कुटिया में एक बच्चा था और एक औरत थी। वो दोनों लोग वहाँ पे थे। बच्चा भूख के मारे बिलख रहा था और भूख के लिए बहुत जोर से शोर मचा रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए, है ना। इतने में ये दोनों पहुंच जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये उस कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो उस कुटिया के अंदर वो महिला इनको देती है वहाँ पे कि आ जाओ भाई, बैठो हमारे, हम आपको खाना वाना देंगे, और खाना वाना लेके आप रात में भी यहाँ स्टे कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, है ना। तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में जब ये खाने के लिए उनसे मांग करते हैं तो वो औरत कहती है अभी 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं ये बच्चा बहुत रो रहा है, इसको कुछ खिला दो।
ठीक है, उसके बाद में फिर आपको देते हैं। ठीक, वो बच्चा इतना भूखा था, उसने क्या करा था, उसने खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी समझते हैं ना आप लोग, है ना, चावलों लोग की बनती है जो खिचड़ी होती है। ठीक है, तो खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाने के बाद सीधे उस बच्चे के सामने परोस दी, लो खिचड़ी का। ठीक है, उस बच्चे को बहुत तेज भूख लगी थी और इतना बिलख रहा था भूख की वजह से। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य भी सामने बैठ के पूरी घटना देख रहे हैं। उसने क्या करा, सीधे उसके बीच में हाथ डाल दिया। ठीक है, गरम गरम खिचड़ी एकदम बीच में हाथ डाल दिया, हाथ जला और एकदम बाहर करके रोने लगा, है ना। तो उसकी माँ ने उसको कंटाप दिया खींच के। ठीक है, तो और बोला क्या, बोले कि बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य हो, है ना। अब ये बात काफी ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य को हिट करी, चाणक्य को हिट करी। उसने बोला बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य हो, नहीं पता कि बीच में हाथ नहीं डालना होता। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे मीम्स चल रहे हैं उस जमाने में। ठीक है, रीलें चल रही हैं, मीम्स चल रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ये गलतियां कर रहा है, सबको पता, लेकिन चंद्रगुप्त को नहीं दिख रहा। जैसे ही उसने ये बात बोली, चंद्रगुप्त और चाणक्य की खोपड़ी थोड़ी सी ठंडी, उनको समझ आया कि ये बीच में जो बार बार हम हाथ डाल रहे हैं तभी हमारा हाथ चल रहा है। अगर हम क्या करें, साइड से या साइड से थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करेंगे, तब हो सकता है कि हम इस राज्य पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी उन्हें वहाँ जंगल से मिली और ये स्टोरी का कहीं ना कहीं एक उनको इतना बड़ा फायदा हुआ कि वो लोग यहाँ से निकले और निकल के सब छोड़ छाड़ के सीधा पहुँच गए तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला का इलाका अब आप लोग जानते हो, सिंध का इलाका वहीं आसपास पड़ता है। और सिंध के इलाके में एक राजा रहा करता था, राजा पोरस। पोरस के बारे में कहानियां पढ़ चुके सिकंदर के समय में। और इन्होंने पोरस से सहायता मांगी उस समय। उन्होंने बोला कि हम धनानंद को हटा के मौर्यन एम्पायर को वहाँ पे पूरी तरीके से लाना चाहते हैं। तो पोरस ने भी बोला कि ठीक है, मैं आर्मी के फॉर्म में आपको सहयोग कर सकता हूँ। उसने चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात मान के आर्मी के फॉर्म में सपोर्ट देने को तैयार हो। अब इन्होंने तक्षशिला से अपनी आर्मी निकाली और आर्मी निकाल के पंजाब के प्रोविंस पहुंचे। पंजाब से जो आज का यूनाइटेड प्रोविंस है, उत्तर प्रदेश का इलाका, वहां पहुंचे और वहां से बिहार पहुंचे। ठीक है, और एक एक सीरीज को जीतते जीतते ये लोग आगे बढ़े। और जब ये लोग एक एक को जीतते जा रहे थे, पंजाब को या यूनाइटेड प्रोविंसेस को, यूपी को, फिर उसके बाद बिहार में पहुंचे। बिहार में पहुंच के इन्होंने फाइनली क्या करा, पाटलिपुत्र को जीत लिया। ये इनको स्टोरी का जो सार मिला कि डायरेक्ट अगर हम अटैक करेंगे उसकी राजधानी के ऊपर या पाटलिपुत्र के ऊपर, ऐसे नहीं हारने वाला वो, धीरे धीरे करके एक एक करके हमको हराना शुरू करना पड़ेगा। और इसकी सीख आने वाले साम्राज्य के अंदर हर एक शासक के अंदर आप देखोगे। पूरा दिल्ली सल्तनत उठा के देख लेना, पूरा मुगल साम्राज्य उठा के देख लेना, सारे के सारे शासक, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे अकबर हो, कोई भी हो, सब लोग सीरीज में वॉर्स लड़ते थे और एक एक करके पैरेलल बाई पैरेलल वॉर्स को लड़के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। किसी ने कभी ऐसा नहीं किया कि दिल्ली से निकल के डायरेक्ट अफगानिस्तान में अटैक कर दिया, किसी ने नहीं। बोले दिल्ली से पहले पंजाब, फिर लाहौर चलोगे, फिर लाहौर के बाद जो अगला इलाका है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे। इस सीरीज में वो लोग जाया करते थे। ये सब कहाँ से मिला इन्हें? मौर्यन एम्पायर के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी कुछ गलतियों से जो उन्होंने सीखा था, वो आगे के इतिहासकारों ने अप्लाई किया। इसीलिए तो इतिहास को बोलते हैं कि इतिहास हमें, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें क्या सिखाता है कि हम भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराएं। तो इतिहास का मेन पढ़ने का पर्सपेक्टिव भी वही होता है ना। तो यहाँ पे इस पूरी की पूरी स्टोरी के बाद में पाटलिपुत्र को जीत के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और ये समय है 322 ईसा पूर्व। ठीक है, कई किताबों में आपको देखिए 321 ईसा पूर्व भी दिखाई देगा। ठीक है, और कुछ किताबों में आपको 323 ईसा पूर्व भी दिखाई देगा। ठीक है, मैंने इसलिए बीच की डेट लिख दी 322 ईसा पूर्व, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 321 और 323 भी लिखा हुआ है कहीं कहीं किताबों के अंदर, लेकिन हम जाते हैं एनसीईआरटी के साथ में ज्यादातर। ठीक है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसके साथ जाने की कोशिश करिए। और एनसीईआरटी 321 के आसपास मानता है कि इन्होंने इस साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक नया साम्राज्य स्थापित होता है बड़े साम्राज्य को हटा के, तो ये जो ट्रांजिशनल फेज होता है उसमें 1-2 साल का गैप होता है। और प्राचीन इतिहास की जो ईसा पूर्व की जितनी भी तिथियां हैं, उन तिथियों में हमेशा कहीं ना कहीं 1-2 साल का डिफरेंस आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अशोका कब राजा बना उसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, जैसे अशोका के राजा बनने के देखो ये भी लिखा हुआ है ऑब्लिक लगा के, कुछ लोग कहते हैं 272, कुछ लोग कहते हैं 268। तो कई इतिहासकारों ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, तो उसके लिए आप लोग ज्यादा
कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि हाँ अप्रोक्स 321 ईसा पूर्व में ये अपने साम्राज्य के ऊपर आके बैठ गए थे। ठीक है, तो 321 ईसा पूर्व के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और साम्राज्य स्थापित करने का मतलब मगध एम्पायर इनको बना बनाया पूरा तो मिल गया था, लेकिन मगध एम्पायर के ऊपर आके इन्होंने एडिशन क्या किए, किस तरीके से मगध एम्पायर को आगे बढ़ाया, उसका फॉर्म आप देख सकते हो इस मैप के अंदर। ठीक है, मगध एम्पायर की अगर बात करें तो अभी मैं आपको धनानंद के बारे में अगर बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था ये पाटलिपुत्र का इलाका है और ये मेजर इलाका हुआ करता था जिसमें धनानंद यहाँ पे रूल किया करता था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का रूल अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये दक्षिण की तरफ भी बढ़ता दिखाई देता और लगभग पश्चिमी भाग में तो पूरी तरीके से दिखाई देता है कि चंद्रगुप्त ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य वहां तक स्थापित करके रखा हुआ था। ये इलाका अफगानिस्तान तक का है, कांधार वांधार का इलाका, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो बंगाल, बांग्ला वांग्ला सब इसका पार्ट हुआ करता था। तो मतलब आज के समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये चार देश एक साम्राज्य के अंदर में आते थे और वो साम्राज्य था मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, हाँ दक्षिण भारत को हमने छोड़ दिया, दक्षिण भारत के ऊपर मॉडर्न एम्पायर का कुछ खासा इंटरेस्ट भी नहीं था और वो उसके अंदर ज्यादा दखल भी नहीं देना चाहते थे। दक्षिण एम्पायर हमेशा अलग रहा है, मतलब दक्षिण एम्पायर के ऊपर ज्यादा मुगलों ने भी इंटरफेयर नहीं किया, ज्यादा दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भी नहीं किया, कोई नहीं करता था, और जो करता था उसका साम्राज्य ही बर्बाद हो जाता था। जैसे औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने कोशिश करी, साम्राज्य बर्बाद कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश करी, साम्राज्य बर्बाद कर लिया। या जो भी कोशिश करता था उसका साम्राज्य कहीं ना कहीं बर्बाद, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत अलग और स्ट्रॉन्ग जोन था जिसको लगभग भेदना इम्पॉसिबल था, इसलिए कोई एफर्ट्स भी नहीं करता था। ठीक है, तो इस वजह से लगभग अगर उत्तर पूरे भारत को देखो तो मौर्यन एम्पायर का यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वर्चस्व दिखाई देता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पे राजा बने तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नामों से यहाँ पे जाना जाता है। कोई नाम बताएगा इनका, उपाधियां क्या दी जाती हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जब ये राजा बने? चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पे राजा बने थे तो राजा बनने के बाद इनको कुछ टाइटल्स दिए गए थे। हर राजा को कोई ना कोई टाइटल दिए जाते हैं, इनको भी कुछ टाइटल दिए गए और ग्रीक्स के राइटर्स ने इनको कुछ टाइटल दिए थे। एंड्रोकोटस और सैंड्रोकट्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, और सैंड्रोकट्स, ठीक है, तो ये इनको कुछ टाइटल्स मिले थे। इसका मतलब बेसिकली विश्व का विजेता होता है। अगर ग्रीक शब्दों में देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? विश्व का विजेता होता है। तो इन टाइटल्स के साथ में ये क्या कर रहे थे? गद्दी के ऊपर बैठे विराजमान हुए। चलिए ये बात तो समझ आती है कि ये वाला राज्य जो है पूरा का पूरा ये इन्होंने जीत लिया होगा, इनके पास में रहा होगा। ठीक है, मगध एम्पायर के थोड़े वर्चस्व की बात करें तो उज्जैन तक और अंतिम अगर देखें दक्षिण भारत तक, थोड़ा सा अगर बात करें महाराष्ट्र तक का इनका रीजन एक्सप्लोर कर गया। ठीक है, आसपास का इलाका जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हाँ चलो तक्षशिला भी हम समझ सकते हैं कि तक्षशिला के अंदर तो वर्चस्व था चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य का, तो तक्षशिला को भी जीत लिया होगा। लेकिन ये अफगानिस्तान का इलाका इनके हाथों में कैसे आया, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, कि अफगानिस्तान के इलाके तक ये कैसे पहुंच गए और अफगानिस्तान को इन्होंने अपने कंट्रोल में कैसे लिया। ठीक है, उससे पहले की एक स्टोरी ये है कि चाणक्य नाम के जो व्यक्ति हैं, चाणक्य को इन्होंने अपने दरबार का पीएम बनाया, पुरोहित बनाया, ठीक है, और एडवाइजर भी बनाया था। ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो भी निर्देश दिया करते थे चाणक्य ही इनको दिया करते थे। तो इन्होंने अपने मंत्री परिषद में सबसे उच्च स्थान किसको दिया हुआ था? चाणक्य को। मतलब अगर कोई मंत्री परिषद का हेड था, पीएम था, तो वो कौन थे? चाणक्य थे। पुरोहित सबसे बड़े अगर कोई कहलाते थे, चाणक्य कहलाते थे। मतलब आपको ये भी समझना होगा यहाँ पे पुरोहित वर्ग का वर्चस्व दिखाई देता है, ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व दिखाई देता है जब मॉडर्न एम्पायर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और एडवाइजर के तौर पर भी कार्य करते थे। ठीक है, एक सलाह देना या सलाहकार के तौर पर भी कार्य किया करते थे। ठीक है, पुरोहित वाली बात जब आई है तो पुरोहित वाली बात में ये समझ लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदू शास्त्रों के हिसाब से शूद्र बताया गया। क्या बताया गया? शूद्र बताया गया है। अगर हम लोग हिंदू शास्त्र के हिसाब से बात करें, बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट के हिसाब से अगर बात करें तो इन्हें क्षत्रिय बताया गया। ठीक है, दोनों तरीके की चीजें आई हैं। क्षत्रिय इसलिए बताया गया इनको क्योंकि आप समझते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अंदर चले गए थे, कौन से धर्म में ये अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए थे? जैनिज्म में कर लिए थे। और जैनिज्म में इनका कन्वर्जन, तो जैन इनको बड़ा चढ़ा के ही दिखाएगा, जितना भी बड़ा चढ़ा के। इनका इंटरेस्ट बुद्धिज्म में भी दिखाई देता
बताया था शुरू के समय काल के अंदर, तो बुद्धिज्म ने भी इन्हें एक क्षत्रिय राजा लिखा, ठीक है। लेकिन हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये एक शूद्र राजा थे मौर्य राजवंश का, जो इन्होंने यहाँ पे शुभारंभ किया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे चाणक्य को प्राइम मिनिस्टर बना के अपने साम्राज्य की स्थापना करके आसपास के केंद्रों को जब जीतना शुरू करते हैं तो उनका टारगेट एक अफगानिस्तान होता है। अफगानिस्तान का न्योता खुद चल के उनके पास में आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? बात है 305 ईसा पूर्व, ठीक है। 305 ईसा पूर्व के अंदर एक घटना हुई, मैंने आपको एक नाम बताया था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर वो व्यक्ति था जो सिकंदर का कमांडर था या सेनापति था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, इसका इंटरेस्ट भारत में है। ये कहीं ना कहीं चाहता था कि नहीं, किसी भी तरीके से सिकंदर भारत को ना जीत पाए, तो आगे चल के मैं भारत के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करूंगा। तो सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पे अटैक कर दिया था, और वो अटैक था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, ठीक है। अटैक किसके ऊपर था? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर जब इन्होंने 305 ईस्वी में अटैक करा, तो ये अटैक कहीं ना कहीं सेल्यूकस निकेटर को ही उल्टा पड़ गया। सेल्यूकस निकेटर इस समय में जो रूल करता था वो यही इलाका है, पूरा का पूरा अफगानिस्तान का इलाका हुआ करता था जहां ये रूल किया करता था। मतलब ग्रीक से लेकर अफगानिस्तान की जितनी भी टेरिटरी थी वो इसके अंडर में आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि सिकंदर इसको नियुक्त करके गया था यहाँ का सेनापति, और सिकंदर की मृत्यु के बाद ये यहाँ का राजा बन गया था, ठीक है। तो ये सारे का सारा जोन इसके हाथ में आता था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, और हराने के बाद में एक संधि साइन करने के लिए बोला, जिस संधि को साइन करने के लिए इनको यहाँ पे क्या करना पड़ा था? सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। अपनी पुत्री का विवाह किससे करा? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। अब यहाँ देखिए, पुत्री के विवाह से भी रिलेटेड इतिहास अच्छा है, ठीक है। जिनसे विवाह हुआ था उनका नाम हेलेना था, ठीक है। हेलेना नाम याद रखिएगा, हेलेना नाम था उनका। हेलेना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, जो किसकी पुत्री है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। और हेलेना के साथ में यहाँ इनके पिताजी ने या सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत को भेजा था। मतलब सोचिए, ये ग्रीक में, मैसेडोनिया या अफगानिस्तान के इलाके में एक बच्ची है जो पली है, बड़ी हुई है वहां पे, उसको भारत के अंदर कैसे ढालना है, किस तरीके से रहेगी, चंद्रगुप्त उसको सही से रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इस सब की देखरेख के लिए उन्होंने क्या करा? अपने एक राजदूत को ही साथ में भेज दिया। किसके? हेलेना के साथ में। और ये राजदूत कोई सामान्य राजदूत नहीं था, इसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज, जिसकी आप किताब पढ़ते हो इंडिका, ठीक है। इंडिका के लिए जो बहुत पॉपुलर है, इंडिका ये किताब लिखी गई थी इनके समय काल के दौरान। इंडिका वो किताब है जिसके अंदर साफ तौर पर ये बात लिखी गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन या प्रशासन किस समय का रहा करता था। इस किताब के अंदर ये बात लिखी गई है जिसने प्रमाणित किया है कि मौर्य साम्राज्य के अंदर किसी भी तरीके की कोई दास प्रथा नहीं रहती थी। इसी किताब से पता चला है कि किसी भी तरीके की कोई दास प्रथा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थी, वरना पूरी दुनिया इस समय दास प्रथा के लिए बदनाम थी, ठीक है। हर जगह दास प्रथा चला करती थी, हर राजा दासों को या गुलामों को पाला करते थे और उनसे अपने अनुसार कार्य लिया करते थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र साम्राज्य दिखाई देता है जहां दास प्रथा नहीं दिखाई देती, ठीक है। ये किसने लिखा? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर लिखा, ठीक है। तो हेलेना आई और हेलेना के साथ में मेगास्थनीज आए और मेगास्थनीज भारत के अंदर आके ही बस गए। हेलेना के विवाह के बदले में यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने पूरा का पूरा अफगानिस्तान का इलाका किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। डाउरी के फॉर्म में मान लो, दहेज के फॉर्म में मान लो, या गिफ्ट के तौर पे मान लो, किसी भी फॉर्म में मान लो। मतलब आप अफगानिस्तान का इलाका एक मैरिज प्रपोजल के तहत या फिर जो आपके जो वैवाहिक संबंध बने यहाँ पे, उस वैवाहिक संबंध के तहत अफगानिस्तान पूरा का पूरा किसको मिल गया? वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास अफगानिस्तान कैसे है? इस तरीके से आया, ठीक है। इसके बाद में 150 ईसा पूर्व की बात अप्रोक्स है, और इस 150 ईसा पूर्व के अंतर्गत एक शिलालेख मिला था, ठीक है। एक शिलालेख मिला, और उस शिलालेख के अंतर्गत यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है। वो बोला गया है कि सुदर्शन लेक बनी थी। सुदर्शन लेक सुना होगा, पीसीएस वीसीएस में बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि सुदर्शन लेक किसने बनवाई, सुदर्शन जो यहाँ पे बहती है वो किसने बनवाई, कहाँ बहती है? ये सौराष्ट्र के इलाके में बहती है। सौराष्ट्र कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है। सौराष्ट्र का इलाका गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के अंदर सुदर्शन लेक को बनवाने वाले व्यक्ति अगर कोई थे, वो कौन थे?
वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय काल के अंदर एक लेख बनवाई थी, लेकिन हाँ 150 ईसा पूर्व में एक शिलालेख मिला जिसके अंदर ये वर्णन लिखा हुआ दिखाई देता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के अंदर एक लेख बनी थी जिसका नाम सुदर्शन था, जो उनके एक बहुत ही प्रिय मंत्री ने बनवाई थी। जिन मंत्री का नाम अगर कोई बताना चाहे तो बताएगा किसने बनवाई थी सुदर्शन लेख? हाँ, पुष्यगुप्त। वेरी गुड। ये जो सुदर्शन लेख बनवाई थी इसको बनवाने वाले थे पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त मंत्री थे इनके समय काल के दौरान, और पूरा का पूरा जो आज के समय में आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बोलते हो ना जिसको, है ना, ट्रांसपोर्ट वाला या जो भी है, वो पूरा का पूरा यही देखा करते थे। ठीक है, पुष्यगुप्त इनके समय में भी हम लोग बात करेंगे सारे के सारे इनके प्रशासन की, तब आपको समझ आएगा कौन सा मंत्री किस किस विभाग पे कहाँ कहाँ बैठा हुआ करता था। ठीक, फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के दौरान की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं मैंने सब आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इन इंपॉर्टेंट घटनाओं में अगर फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करा दूं तो हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने सीधा एंटर कहाँ किया? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को जीत के पूरे मगध साम्राज्य को स्थापित किया। मगध साम्राज्य को स्थापित करने में इन्हें साथ में अगर कुछ मिला तो ये रीजन इनको साथ में मिल गए थे। उज्जैन या फिर दक्षिण के इलाकों को इन्होंने क्या करा? अपनी वॉर नीति या फिर मित्रता के साथ में कंट्रोल में ले लिया था। अफगानिस्तान के ऊपर कैसे पहुंचे? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में इनके ऊपर अटैक किया, जिसके बाद में सेल्यूकस निकेटर वो युद्ध हार जाता है और अपनी पुत्री का विवाह, जिनका नाम हेलेना है, किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, जिसके बदले या दहेज के फॉर्म में अफगानिस्तान का पूरा इलाका किसके पास आ जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आ जाता है। ठीक है, और कुछ प्रमाणिक स्रोत की बात करें अगर, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर किस जाति से बिलोंग करते हैं तो वो जाति शूद्र जाति है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो वो लोग इनको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय जाति का व्यक्ति बताते हैं। इन्होंने अपने दरबार के अंदर पुरोहित परंपरा शुरू करी थी, मतलब ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा पद दिया और ब्राह्मणों को लोग आके क्या करा करते थे? गिफ्ट देते थे या न्यौछावर किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की परंपरा शुरू करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ये परंपरा शुरू करने के अलावा इनसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इन्होंने भारत के अंदर सुदर्शन लेक का निर्माण करा के इरिगेशन की समस्या को दूर किया था। ठीक है, लेक का निर्माण क्यों कराएगा कोई राजा? ऐसे ही थोड़ी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करा देगा, वहां पे शायद फसल की उपजाऊ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया होगा। लेक वगैरह जो होती हैं आसपास जो भी बहती हैं, पानी उन्हीं से तो लेते हैं हम आज भी अपनी फील्ड्स में या खेतों के अंदर, है ना, तो उन्हीं से तो लिया जाता है। तो हाँ मतलब कैनाल्स या लेक्स जो भी बनती हैं, उन कैनाल्स या लेक से हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से पानी इरिगेशन के लिए लेते हैं कि भाई इससे सिंचाई हो सकती है। तो सौराष्ट्र के अंदर इन्होंने क्या करा था? एक लेक बनवाई थी जिसका नाम सुदर्शन लेक था। उस लेक के तहत किसानों के लिए इन्होंने ये कार्य करना शुरू किया था कि किसान या किसान वर्ग जो है या जो इरिगेशन का प्रोसेस है या कृषि का जो प्रोसेस है उसको और एडवांस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे सुदर्शन लेक बनवाने वाले व्यक्ति कौन है? पुष्यगुप्त हैं, जिन्होंने यहाँ पे सुदर्शन लेक बनवाई। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अगर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल अगर प्रूफ्स आएंगे या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसके बाहर क्वेश्चन ज्यादातर नहीं जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पुष्यगुप्त 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 ठीक है, पुष्यगुप्त याद रखिएगा। यही क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, बाकी इससे रिलेटेड प्रशासनिक क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड तो प्रशासनिक क्वेश्चंस के ऊपर अभी हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे, उनसे रिलेटेड बात भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए रीजन याद रखिएगा। मैप के फॉर्म में दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग रीजन अपने दिमाग में बैठा लो कि कल को अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये बचा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में नहीं है। पहली बात तो ये पूरा उड़ीसा या कलिंग का इलाका है जिसको छोड़ा गया है, जो इनके कंट्रोल में नहीं आ पाया था। ठीक है, यहाँ एक अलग ही राजवंश चल रहा है पूरी तरीके से, इतना करीब होने के बाद में भी ये उस राजवंश को नहीं जीत पाए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टोरीज याद रखिएगा। आगे की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। इनके पास में एक बार हम लोग जैन फिलॉसफी के अंदर अगर बात करें तो जैन फिलॉसफी के अंदर हम लोग ने 2 सेक्ट पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर पढ़े थे ना हमने। तो हमने आपको ये बताया था कि जो दिगंबर समुदाय था उसके बहुत बड़े एक रिलीजियस गुरु थे जिनका नाम भद्रबाहु था। ठीक है, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के पास में कुछ समय पहले आते हैं। एक समय ऐसा था कि इनके पास में 1-2 साल, इनकी मृत्यु से 2 साल पहले तकरीबन आते हैं और आने के बाद इनसे बोलते हैं कि आपकी वजह से पूरे मगध के अंदर अशांति फैली हुई है। ठीक है, किससे बोलते हैं?
चंद्रगुप्त मौर्य से। कौन आगे बोलता है? भद्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य इस समय तक हिंदू फिलॉसफी में बिलीव करते थे, ठीक है, जिस समय भद्रभाव उनके पास आते हैं और आके बोलते हैं पूरे मगध एम्पायर के अंदर आपकी वजह से अशांति फैली हुई है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जानवरों की हत्याएं की जाती हैं, आपके साम्राज्य के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको एक दिन विनाश की तरफ ले जाएंगी, ठीक है। ऐसा कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं और ऐसा होता भी है। होता क्या है एक्चुअल में कि जब समय अप्रॉक्स 298 ईसा पूर्व हम मान लें, 298 ईसा पूर्व के अंदर एक भयंकर अकाल पड़ जाता है, ठीक है, भयंकर अकाल पड़ जाता है पूरे के पूरे मगध के अंदर। मगध साम्राज्य जिसका राजा चंद्रगुप्त मौर्य इतना प्रतापी राजा है, उस राजा के पूरे शासन में क्या होता है, एक भयंकर अकाल पड़ जाता है। और ऐसा अकाल था जो 12 साल तक समाप्त ही नहीं हुआ था, इतना बड़ा अकाल था। और अकाल की अगर हम लोग बात करें तो अकाल का मतलब होता है बीमारियां फैल जाना, लोगों को खाने के लिए उसका अन्न खत्म हो जाना, लोग भूखे मरने लगते हैं, ऐसी समस्या को अकाल बोला जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बात रियलाइज करी, उन्हें किसकी बात याद आई? भद्रभाव की बात याद आई। उन्हें रियलाइज हुआ कि भद्रभाव सही बोल के गए थे, मतलब मुझसे गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से इस पूरे मगध के एम्पायर के अंदर इतना भयंकर अकाल आया। और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ले ली और बोला कि इस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो सीधा भागते हुए चले गए भद्रभाव की शरण में और उनसे माफी मांगी और उनसे बोला कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पाप धुल जाएं, जितना भी मैंने गलतियां की हैं वो सारी की सारी गलतियां सब समाप्त हो जाए। इस सब को लेकर इनका चाणक्य के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी बताया गया, ठीक है, कि चाणक्य तो इनको हिंदू रिलीजन के अंदर एंटर कराए थे और हिंदू रिलीजन के अंदर ही हमेशा वो चाहते थे उसी का वर्चस्व रहे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पूरा साम्राज्य छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ के सीधा कहां चले गए? जैन भिक्षु की शरण में चले गए, ठीक है। तो देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट जो चाणक्य वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य वो आपको कभी दिखाई नहीं देगा, ना किसी किताबों में लिखा गया, ना किसी भी जगह पे आप उसको पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि दोनों बहुत बड़ी हस्ती हैं और उन दोनों के बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करना या उनको दिखाना कहीं ना कहीं मूर्खता होती है ना। तो वो मूर्खता को कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, बाद के इतिहासकार बेवकूफ आए, बिल्कुल आए, क्योंकि उन्होंने गांधी और अम्बेडकर के डिस्प्यूट दिखाना शुरू कर दिए, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के डिस्प्यूट दिखाना शुरू कर दिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। दो महान लोगों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप उनकी महानता के ऊपर अगर ज्यादा फोकस करते तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट्स में जनता आज के समय में विभाजित नहीं होती, है ना। तो ये समस्याएं उस समय की थी। पहले के लोग समझदार थे और समझदारी के बेसिस पे ऐसे कोई भी किसी भी तरीके के डिसीजन नहीं लेते थे। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे, क्योंकि चाणक्य जिन्होंने इनको पूरा साम्राज्य दिया वो साम्राज्य छोड़ के ये भाग गए और भागने के बाद में बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो पूरा साम्राज्य मैं छोड़ता हूँ और छोड़ के अपने पुत्र को सौंप के चले गए। पुत्र कौन है इनका? बिंदुसार। बिंदुसार के पास में ये स्वतः ही पूरा का पूरा साम्राज्य आ गया और इस साम्राज्य को छोड़ के चंद्रगुप्त मौर्य चले गए कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर एक जगह है, कौन सी जगह? श्रवणबेलगोला, ठीक है। श्रवणबेलगोला एक जगह है कर्नाटका के अंदर, चंद्रगिरी पहाड़ियां वहां पे है और चंद्रगिरी पहाड़ियों के अंदर इन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेते हुए जैन परंपरा के अनुसार इन्होंने अन्न त्याग करते हुए क्या करा? अपने प्राण त्याग, ठीक है। और प्राण त्याग के इन्होंने पूरी समाधि ले ली, जिसको इन्होंने कह सकते हो आप कि जैन परंपरा के अंदर या जैन फिलॉसफी के अंतर्गत इन्होंने अपने आप को जब रखा तो उससे पूरे के पूरे मगध साम्राज्य के अंदर जैनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से फैला, ठीक है। और जैनिज्म को काफी लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या किसी व्यक्ति का रहा है रिलीजन के अंदर या धर्म के अंदर, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आप चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम ले सकते हो, आप बिंदुसार का भी नाम ले सकते हो और आप अशोक का भी नाम ले सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे किस किस का इंटरफेरेंस रहता है, उन सब के बारे में भी चर्चा करना शुरू करेंगे। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो गलतियां करी उसका प्रायश्चित करके भी दुनिया से चले गए, ठीक है। अब ये सारा का सारा साम्राज्य अपने आप किसके हाथ में आ गया? बिंदुसार के हाथों में आ गया, ठीक है। अब देखिए बिंदुसार का जो साम्राज्य है उस साम्राज्य के अंदर आपको कुछ एरिया बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ नहीं, मैंने बोला ना बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड थे, शुरू में ये बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड हुआ करते थे, लेकिन ये जैनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। जैनिज्म को पूरी तरीके से माना था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपना गुरु जिसको माना ना भद्रभाव को, वो जैनिज्म फिलॉसफी के, है ना।
नहीं, बुद्धिज्म को मानते नहीं थे ये बात ना बोलना। आप कभी भी ऐसा मत बोलना कि बुद्धिज्म को नहीं मानते ना। रिलीजियस बिलीफ जो इनका था वो इनका यही था। एक राजा जब सर्वोपरि किसी पोस्ट के ऊपर बैठा होता है तो वो किसी भी रिलीजन को अस्वीकार नहीं करता है ना। अभी आप बोलोगे क्या हिंदू धर्म छोड़कर इन्होंने हिंदू धर्म को मानना छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू फिलॉसफी में भी है इंटरेस्ट, जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, लेकिन हाँ इनका धर्म क्या था अगर पूछा जाए तो वो जैन धर्म था इनकी मृत्यु से पहले। ठीक है, हाँ। की बुक है उसमें जो पाटलिपुत्र है उसको पालीपुत्र नाम से बोला गया। हाँ, ठीक है, वो तो देखिए नाम है, नाम के बेसिस पे क्या होता है कि पाटलिपुत्र उसको इसी वजह से बोला गया था कि एक जगह, जिस जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया, और साम्राज्य स्थापित करने के बाद में देखिए मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज के बाद में हम लोग और भी एक दो राइटर की बात करेंगे, जैसे विशाखदत्त भी है। ठीक है, विशाखदत्त ने भी इसी से रिलेटेड किताब लिखी है, उसके अंदर भी वर्णन इस तरीके की चीजों को किया गया। तो पाटलिपुत्र को उन्होंने अलग अलग नामों से संबोधित किया। कोई ग्रीक वाला व्यक्ति आता था तो उसको ग्रीक में कुछ नाम दे दिया करता था। ठीक है, जैसे पेरियस करके एक नाम दिया गया है। यहाँ का कोई व्यक्ति संस्कृत में नाम देता तो बोला नहीं पाटलिपुत्री है, आगे चल के इसको किसी ने पटना बोल दिया। तो वो नामों का संबोधन है सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो वो अलग। हाँ 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 हाँ, अफगानिस्तान का ये जो हेरात का इलाका है, काबुल का इलाका है, ये सारे के सारे इलाके अफगानिस्तान के इलाके थे। ठीक है, हेरात जो जगह आप बोल रहे हैं वो अफगानिस्तान का ही इलाका। ठीक है, तो अफगानिस्तान के इलाके को दे दिया। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, अब फिर देखो इंटरफेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लड़के नहीं पूछ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया करो तुम लोग। कोई फिर कहते हो सर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। पूछ लिया करो कुछ ना कुछ, थोड़ा सा पता है इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में सभी लोगों का, है ना। हाँ पूछो, क्लियर है ना? क्या क्लियर? सब समझ आ गया? हाँ, नहीं देखो अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आप सबसे ये बात चाहता हूँ कि जब भी कोई भी टॉपिक में पढ़ाया करूँ तो क्यूरियस होकर पढ़ा करो, क्यूरियोसिटी मन के अंदर डाल के पढ़ा करो। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना तो अपने आप क्वेश्चन डेवलप होंगे, अपने आप मन में कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा। हो सकता है बहुत बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पूछो, पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खराब। नहीं ऐसा मतलब नहीं है, समझ सबको आ रहा है, बट क्यूरियोसिटी में वही बता रहा हूँ, वो डेवलप करने की कोशिश करो। अगर अपने मन के अंदर आप ऐसी चीजों को उत्पन्न करना शुरू करोगे तो आप खुद समझ जाइए कि आप सबको खुद इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। कुछ घटनाएं आपने शायद घरों में भी सुनी हो, कुछ स्टोरीज आपने घरों में सुनी होंगी, कुछ अपने बड़े या पूर्वजों से सुनी होंगी। ऐसी स्टोरीज कभी कभी पूछ लिया करो, क्लियर कर लिया करो, है ना। तो जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना आप एक्टिव हो जाओगे क्लास में। शायद जो क्वेश्चन आप खुद पूछते हो ना, वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, भूल ही नहीं सकते वो क्वेश्चन। तो आप 100% सही करके आओगे, क्योंकि आपको याद रहता है अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि आप पूरे 1.5 घंटे में एक ही बार तो हीरो बनते हो, है ना। और वो क्षण भी अगर आप भूल जाओ तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो वो इंसान को याद रहता है। तो इस वजह से ध्यान रखा करो कि जो चीजें होती है वो पूछने की कोशिश किया करो। चलो, चंद्रगुप्त के बाद में यहाँ पे बिंदुसार है। बिंदुसार की बात अगर की जाए तो अब बिंदुसार के समय काल के अंदर आप इस मैप को कहीं ना कहीं देखोगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस और बढ़ गई हैं और ज्यादा जगहों पर अब देखने को मिल रहा है अधिग्रहण हो गया। ठीक है, वो कैसे हो गया, किस आधार पे हो गया? अगर हम देखें कि साउथ का नॉर्थ का जो पूरा इलाका है, उस इलाके के अंदर अफगानिस्तान की कुछ और टेरिटरी ऐड हो गई है। ठीक है, उसके अलावा अगर दक्षिण के अंदर चले आए तो दक्षिण भारत के सिर्फ 3 जगहों को छोड़ दिया जाए। अगर केरला को छोड़ दो, अगर आप कर्नाटका को छोड़ दो और तेलंगाना को छोड़ दो, ऐसी जगहों को छोड़कर लगभग सभी एरिया किसने कैप्चर कर लिए थे? यहाँ पूरा का पूरा बिंदुसार कैप्चर कर चुका था। तो हम मान सकते हैं कि बिंदुसार अगर पॉलिटिकल बेसिस पे देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा एरियाज को कवर करने के लिए जाना जाता है। बट अभी भी देखो कलिंग बचा हुआ है, कलिंग का एरिया अभी भी इन्होंने नहीं जीता है, कलिंग इनके पास से अभी भी अछूता है। ठीक है, चलिए बिंदुसार की स्टोरी के ऊपर आते हैं। जैसे हम लोग ने चंद्रगुप्त की पढ़ी, वैसे ही अब थोड़ा बिंदुसार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बिंदुसार से रिलेटेड इनके साम्राज्य की जब स्थापना हुई, तो साम्राज्य की स्थापना हम लोग बात कर रहे हैं कब? लगभग 298 BC।
ठीक है, या 298 ईसापुर, और ये कब तक चला था? अप्रॉक्स 273 या 272 भी लिखा हुआ है कई जगह। देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं 272 तक इन्होंने शासन किया और 4 साल के लिए सत्ता खाली पड़ी रही, उसके बाद अशोक आए और अशोका ने 268 ईस्वी के अंदर आके, ईसापुर के अंदर आके साम्राज्य ले लिया, ठीक है। और कुछ लोग बोलते नहीं 272 में डायरेक्ट अशोका आ ही गए थे, ठीक है, बिंदुसार को हटाने के बाद में, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस है, धीरे धीरे करके एक का आंसर लेते चले जाएंगे, ठीक। पहले देखते हैं विस्तार। विस्तार की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र को राजधानी के तौर पर इन्होंने अपना क्षेत्र रख के धीरे धीरे विस्तार को और बढ़ाना शुरू करा। अफगानिस्तान का इलाका अब और ज्यादा इसलिए बढ़ गया इनके पास में क्योंकि इनके पिताजी की ससुराल है ना, पिताजी की ससुराल है ना वहाँ पे, और पिताजी की ससुराल जहाँ पे है इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इलाका पूरा का पूरा है, इस इलाके के ऊपर अब पॉलिटिकल कंट्रोल अब और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए क्योंकि रिश्तेदारी अब वहाँ पे हो चुकी। तो इन्होंने भी क्या करे, अपने वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किए और उस वैवाहिक संबंध से इन्होंने भी इस एरिया को और कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो अगर इनको माना जाए कि नॉर्थ के एरिया को कैप्चर कैसे किया, तो वही सीरीज चली आ रही है, वैवाहिक संबंध बनाओ, एरिया को और ज्यादा कैप्चर कर लो, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि ये पूरा का पूरा जो अब अलग इलाका दिखाई दे रहा है साउथ का, ये साउथ के इलाके को इन्होंने कैसे कैप्चर किया, ये वॉर से किया, ठीक है। युद्ध लड़े यहाँ पे और युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने दक्षिण के इलाके को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। बिंदुसार जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो बिंदुसार जाना जाता है, हमेशा एक तौर पर जाना जाता है कि ये ऐसा राजा है जिस राजा को एक ऐसा राजा माना जा रहा है कि जो अटैक करने पे बिलीव करता है और मित्रता के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है। अटैकर के तौर पर इसकी इमेज बनी हुई है, इसे माना जा रहा है कि किसी भी राज्य को अगर कैप्चर करेगा तो अटैक करना ज्यादा प्रीफर करता था। मित्रता के बेसिस, मित्रता को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देता था, अगर देता था तो वैवाहिक संबंध बना लेगा बहुत ज्यादा, वरना क्या करेगा, अटैक करके उस एरिया को जीत लेता था, ठीक है। बिंदुसार का ये रोल है। बिंदुसार के बारे में अगर कुछ और चीजों को देखने की कोशिश करें तो ये समय काल अगर आप देखोगे, इस समय काल के अंदर जिस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रमोट हो रहे थे, उसी तरीके से एक और सेक्ट था जिसको आजीविका सेक्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? आजीविका। आजीविका सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जिसका प्रमोशन बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ साथ में चल रहा था। आजीविका सेक्ट से किसका लेना देना है? वो है बिंदुसार का। बिंदुसार ना बुद्धिज्म को मानते थे, ना ही जैनिज्म को मानते थे, ना हिंदू को धर्म को मानते थे, ये कौन से संप्रदाय को मानते थे? आजीविका संप्रदाय को मानते थे। और आजीविका संप्रदाय अगर मैं बात करूं, अगर मैं और इसको डिटेल में कोशिश करूं बताने की, तो जैनिज्म फिलॉसफी से ही निकला हुआ एक संप्रदाय है जिसको आजीविका संप्रदाय के तौर पर जाना जाता है, जिस संप्रदाय के अंदर हिंदू फिलॉसफी की बातें की जाती हैं, हिंदू फिलॉसफी के आधार पर इसको बताया जाता है। जो दर्शन आपने पढ़े हैं, 6 दर्शन होते हैं टोटल मिला के, ठीक है, उन 6 दर्शनों का कहीं ना कहीं सार आजीविका सेक्ट को बोला जाता है। आजीविका सेक्ट है क्या? आजीविका सेक्ट बेसिकली बोलता है गॉड का कोई भी रूप नहीं है, ईश्वर किसी भी रूप का नहीं होता, ईश्वर निरूप है, निराकार है, ठीक है, उसको कोई आकार देना या उसको कोई रूप देना ये उचित नहीं होगा, ठीक है। आजीविका सेक्ट बिलीव करता है कर्मा की आइडियोलॉजी के ऊपर और धर्मा की आइडियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। किस पे? कर्मा और धर्मा की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है। कर्मा का मतलब बेसिकली क्या है कि अपने कर्म के आधार पर ही आपको मुक्ति मिलेगी, आप अपने कर्म के आधार पर ही अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और धर्म आपका क्या है? धर्म आपका लोगों की सेवा करना और सेवा भाव को आगे बढ़ाना, ठीक है। इसने किसी ईश्वर पर बिलीव नहीं किया, किसी भी तरीके के कोई भगवान के ऊपर बिलीव नहीं किया। इनके लिए गौतम बुद्धा भगवान नहीं थे, इनके लिए महावीर स्वामी भी भगवान नहीं थे, इनके लिए भगवान शंकर भी भगवान नहीं है, ठीक है। ना हिंदू रिलीजन, ना बुद्धिज्म, ना जैनिज्म, किसी भी रिलीजन का कोई भगवान नहीं है। आजीविका संप्रदाय अपने आप में क्या मानता था कि धर्मा और कर्मा की ही फिलॉसफी आपके लिए धर्म है, ठीक है। तो ये संप्रदाय काफी पॉपुलर हुआ इस समय में और आजीविका संप्रदाय को इन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया था। तो मैंने वही बोला था, एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था, मेंस में क्वेश्चन कैसे आता है? मेंस में क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री आपके मेंस का पार्ट नहीं है ना? नहीं, बीएससी में मेंस का पार्ट है ना, आपके उसमें पीसीएस में मेंस का पार्ट है। लेकिन अगर आप बात करो आर्ट एंड कल्चर तो पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर को तो बोला जाता है। तो वहां क्या पूछा जाता है? आर्ट एंड कल्चर में क्या रिलीजन एक टॉपिक नहीं है ना? एक धर्म भी तो टॉपिक है। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करो, कला एवं संस्कृति की, तो कला एवं संस्कृति में पूछा जाता है धार्मिक संस्कृतियों के उत्थान में किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का योगदान रहा,
ठीक है। अब धार्मिक संस्कृतियों के उत्थान की बात करें तो एक तो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैनिज्म का उत्थान किया बहुत तेजी से। अब ये है इन्होंने आजीविका संप्रदाय का उत्थान करना शुरू किया। इनकी वजह से बहुत सारे लोग, एक राजा ही जब ऐसा है तो सारी जनता भी वैसी होती चली जाती है, ठीक है। तो जनता ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दी है सारी की सारी चीजें, ठीक। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आगे अशोका भी देखेंगे, वो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो मौर्य साम्राज्य 3 प्रतापी राजा और तीनों अलग अलग तरीके के संप्रदाय को यहाँ पे अडॉप्ट किए हुए, ठीक है। और तीनों के एडॉप्टेशन के बाद में हम लोग इस बात को समझ जाते हैं कि इन्होंने किस तरीके से पूरे के पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ाया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक जगह है, इस जगह की अगर हम बात करें तो ये कांधार का इलाका है, और ऊपर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कश्मीर का इलाका पड़ता है। कश्मीर बहुत न्यूज में आजकल इलेक्शन होने वाले है ना, इलेक्शन के मुद्दे से काफी न्यूज में रहता है। और वैसे भी बहुत सारी बातें हैं जो कश्मीर के बारे में लगातार इतिहास में आप लोग पढ़ के आए हो। 3-4 जगह मैं कश्मीर का जिक्र कर चुका हूँ आपके साथ में कि कश्मीर इतिहास में कहाँ देखा गया और कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुए, ठीक। कश्मीर इसीलिए भी यहाँ पे इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इस समय में बिंदुसार ने अशोका को अपॉइंट किया था। अशोका को बोला था, अशोका वैसे तो उज्जैन के राजदूत थे। राजदूत की बात अगर करें तो गवर्नर की बात हो रही है। बिंदुसार ने कहाँ का गवर्नर बनाया था अशोका को, उज्जैन का, ठीक है। अशोका को इन्होंने उज्जैन का गवर्नर बनाया और उज्जैन से इन्होंने कश्मीर विजय के लिए भेजा था किसको, अशोका को। मतलब कश्मीर के ऊपर एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था जब डेथ हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो कश्मीर को छीन के इधर उधर के प्रांत के लोग भाग गए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, अशोका को भेजा, और अशोका को भेजने के बाद में कश्मीर को उनके कंट्रोल में दिलवाया। तो कश्मीर वापस भारत के अंदर लाने वाला व्यक्ति मौर्य साम्राज्य के अंदर कौन था, अशोका था। किसके समय काल में लाया था, बिंदुसार के समय काल के अंतर्गत लाया था, ठीक है। तो अशोका ने जिस तरीके से पूरा का पूरा ये जो क्राइटेरिया सेट किया था पूरे इस समय मौर्य एम्पायर के अंदर, बोला जाता था कि बिंदुसार के सभी पुत्रों में से अगर सबसे कुशल कोई था तो वो यही था, ठीक है। ये कुशल था सबसे ज्यादा, लेकिन बिंदुसार खुद नहीं चाहता था अशोका राजा बने, ठीक है। इसके पीछे भी एक कहानी, इसके पीछे ये कहानी है कि बिंदुसार ने अपना अगला जो शासक था अपने सबसे बड़े पुत्र को नियुक्त कर दिया था, ठीक है। इसने क्या करा था, अपने सबसे बड़े पुत्र को मौर्य साम्राज्य का अगला शासक नियुक्त कर दिया था कि बोले मेरी मृत्यु के बाद में अगर कोई शासक बनेगा तो वो बनेगा। 272 ईसा पूर्व के अंदर ये बीमार पड़ गए, और इतने बीमार पड़ गए कि बेड रेस्ट पे चले गए। और बेड रेस्ट पे जाने के बाद इन्होंने क्या करा, अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाया, और बुलाने के बाद में बोला कि आओ हम आपको साम्राज्य सौंपना चाहते हैं और आप ये साम्राज्य ले लो, ठीक है। लेकिन ये बात अशोका को पता चली। अशोका बोले उज्जैन को पूरा मैं संभाल रहा हूँ, कश्मीर मैं जीतता जा रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर के इलाकों के ऊपर अगर वर्चस्व स्थापित है तो मेरा स्थापित है, और यह साम्राज्य किसी और को देने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अशोका ने क्या करा, अशोका ने 272 ईसा पूर्व में इस जगह पे जाके अपने सबसे बड़े भाई की हत्या करके इस साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। तो अशोका के हाथ में साम्राज्य कैसे आया, एक तो बिंदुसार के हटने के बाद में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसके हाथ में साम्राज्य गया, और साम्राज्य को अशोका ने उसके ऊपर अटैक करके छीन लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि बिंदुसार के टोटल मिला के 99 + 1 100 पुत्र थे, कितने, 100 बेटे थे, ठीक है। कितने बेटे थे, 100 बेटे। मतलब सोचो कितने विवाह हुए होंगे तब जाके 100 बेटे हुए होंगे, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म टेक्स्ट के अंदर ये पूरे नाम के साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है कि कौन कौन कब कब रहा था। हाँ सर, उस समय इंसान की उम्र कितनी होती थी, इंसान की उम्र जो आज होती है वो तब होती थी उस समय के। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया ना कि ये मुश्किल से 50-60 साल के जीवन में अपने डेथ हो गई। हाँ, तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, मैं क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या पुत्र होना है, 100 पुत्र होना, क्या होना, 100 पुत्र होना ना, 100 पुत्र कैसे हो गए। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, एक समय में एक विवाह थोड़ी हुआ था इनका, मैंने बोला ना कई सारे विवाह हो सकते हैं। अगर मान लो 10 विवाह भी हुए, हर किसी से 10-10 पुत्र भी है तो भी तो 100, ठीक है। तो 100 पुत्र ऐसे हो सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा, कहाँ से बोल रहा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है, और साथ ही साथ में जैनिज्म टेक्स्ट के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। वो टेक्स्ट के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो उनकी रिलीजियस किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है, बुद्धिज्म के बारे में लिखा है। हाँ, नहीं, अभी कलिंग का युद्ध नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, अभी बाद में हुआ, जब अशोका साम्राज्य के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद बात करेंगे। पहले कलिंग का युद्ध हुआ था तो बिंदुसार ने
मतलब अपनी लड़के को भेजा था तो वो नहीं जीत पाया था। हाँ। उसके बाद खुद को नहीं, कलिंग के ऊपर अटैक करा था, कलिंग के ऊपर अटैक करवाया था, लेकिन कलिंग कभी विजय नहीं कर पाए थे। बिंदुसार कभी कलिंग जीत ही नहीं पाया। बिंदुसार के समय में तो हम देख रहे हैं ना, कलिंग पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये जीत ही नहीं पाया। अटैक तो मैंने क्या बोला, अभी मैंने यही तो बात बताई। उज्जैन से यहाँ रहते हुए अशोका इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, चारों तरफ अगर कोई नियंत्रण रखा था ना बिंदुसार के एम्पायर के ऊपर, तो अशोका ही रखा हुआ था। बिंदुसार तो सिर्फ कठपुतली की तरह राजा बना हुआ था, पूरे साम्राज्य को कौन संभाल रहा है, ये संभाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये बात पता चली अशोका को, अशोका ने क्या करा, तुरंत अपने सबसे बड़े भाई की हत्या करी पहले। उसके अलावा 99+1 ब्रदर, एक तो यही है, खुद अशोका है। अशोका के 99 भाई थे टोटल मिला के, और इन सारे के सारे भाइयों के अंदर एक लालसा थी, और वो लालसा थी सत्ता को हथियाने की। अभी तक 4-5 लोगों का अभी हम लोग पढ़ते थे, या आगे चल के पढ़ेंगे, 4-5 लोगों में संघर्ष हो रहा है साम्राज्य के लिए। यहाँ दिखाया गया कि 100 लोगों में संघर्ष हो रहा है साम्राज्य को यहाँ पे लेने के लिए, मौर्य साम्राज्य को लेने के लिए। ठीक है, इस मैप के अंदर छोटा भारत दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन वैसे भारत बहुत बड़ा है और 100 लोग हो सकते हैं। ठीक है चरण, हो सकते हैं। तो 100 पुत्र यहाँ पे उस रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर अगर लिखे हुए तो हो सकते हैं, हम मान लेते हैं एक बार को। हुआ क्या उसके बाद में, क्योंकि ये वर्णन भी आया है कि अशोका ने जैसे ही एम्पायर अपने हाथों में लिया, अशोका ने एम्पायर लेने के बाद में अपने बड़े भाई की हत्या तो कर ही दी थी, उसके अलावा इन्होंने क्या करा कि अपने और भाइयों को बुलाया, इन्विटेशन दिया कि मैंने साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया, अब साम्राज्य पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर मेरे हाथों में है, तो आप लोग आइए, मैं आपको दावत पे बुलाता हूँ। ठीक है, दावत देते हैं, पार्टी देते हैं ना, पार्टी होती है, कुछ भी मिल जाए तो यहाँ तो पूरी मगध एम्पायर मिल गया, तो उसकी तो पार्टी बहुत बड़ी होगी। तो इन्होंने अपने सभी भाइयों को इन्वाइट किया, और इन्वाइट करने के बाद में बोला कि आइए सब लोग मिल के चर्चा करेंगे और जो भी डिस्प्यूट है उसको सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो अशोका ने अपने जितने भी भाई थे, 98 बचे हुए हैं ना, 98 भाइयों को सबको बुलाया, और सबको बुला के डायरेक्ट लाइन से गर्दनें काट दी। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा, सीधा सीधा खत्म, वहीं पे बोले आगे के कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म, पूरे के पूरे। ठीक, क्या तभी तो मैंने बोला 99 भाई के अलावा एक और भी तो है, बिंदुसार के 100 पुत्र इक्वल टू 99+1, 99 भाई किसके हो गए, अशोका के हो गए। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, मैथ रीजनिंग मत लगाओ यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला बस हटाओ, खत्म करो। कोशिश यही करी थी उसने, पहले तो सबसे मिलजुल के साम्राज्य को स्थापित कर लिया जाए, नहीं हुआ साम्राज्य स्थापित, तो बोले हटा खत्म करो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, भाइयों की हत्या कर दी हमने, और इसके बाद में अशोका की जो इमेज बनी भारत के अंदर, वो अशोका की इमेज ऐसी बनी थी, अशोका द क्रूएल बोला करते थे लोग, क्रूरता का राजा बोला करते थे अशोका को, जब अशोका ने अपने एम्पायर को आगे संभाला था। और क्रूरता के राजा बोले जाने के बाद में आप लोग एक समय ऐसा भी देखोगे कि अशोका को अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है, सबसे महान अशोका बोला जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने 98 भाइयों की हत्या किया होगा, वो आप समझ सकते हो साम्राज्य में और कितने लोगों की हत्या कर दिया होगा इस साम्राज्य को पाने के लिए। तो ये साम्राज्य जब इनके हाथों में आया, ये साम्राज्य को जब ये प्रोटेक्ट करके अपने हाथों में लेके आए, तब अशोका के पास में एक बहुत बड़ा एम्पायर ऑलरेडी चल के आ चुका था। इसके बाद में इनकी जो लालसा थी, वो लालसा सॉरी थी, वो लालसा थी कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग की भी जमीन को अपने हाथों में ले लेना। और अब देखिए ऊपर का जो इलाका आपको दिखाई देगा, इस इलाके के अंतर्गत आप देखोगे कि कलिंग का कुछ इलाका यहाँ पे किसके हाथों में आता हुआ दिखाई दे रहा है, अशोका के हाथों में दिखाई दे रहा है। ये वाला रीजन भी जो था, ये पूरा का पूरा जो रीजन था, ये रीजन भी बाद में खुद यहाँ के राजा ने इनको सौंप दिया था। यहाँ पे कौन से राज्य दिखाए गए, ये जीते हुए राज्य हैं, जिस समय में जीते थे इसने ये राज्य, लेकिन ये कलिंग का पूरा जितना भी एरिया था, वो खुद यहाँ के राजा खारवेल के राजा होते थे, खारवेल वंश के राजा होते थे। खारवेल वंश ने सारा साम्राज्य किसको सौंप दिया था, मौर्य साम्राज्य को स्वतः ही सौंप दिया था। ठीक है, तो अशोका की 2 पर्सनैलिटी आप लोग देखेंगे इस समय में, अशोका द क्रूएल के तौर पर जाना जाता है, अशोका द क्रूएल के तौर पर, और अशोका द ग्रेट के तौर पर ये नाम आपको जाना जाता है।
ठीक है। तो दो पर्सनैलिटीज अलग अलग तरीके की और दोनों पर्सनैलिटीज में बहुत बड़ा फर्क है। क्रूर हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हत्याएं करके शासन को इन्होंने स्थापित किया था अपना, इवन अपने पिता तक की हत्या कर दी थी। बीमार जरूर पड़े थे, वो हत्या करने वाला कौन था? अशोका ही था। ऐसा भी साक्ष्य एविडेंसेस किताबों के अंदर दिखाई देते, ठीक है। तो सबकी हत्या करने के बाद इस साम्राज्य को अपने हाथों में लेना, और क्रूरता की इसकी इमेज बनी हुई है कलिंग की वजह से। क्यों बनी हुई है? कलिंग की वजह से। कलिंग के अंदर यहाँ पर जब हत्याएं करना शुरू करी अशोका ने या अशोका की आर्मी ने, तो यहाँ पे विमेन, एनिमल्स, चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल, सभी ऐसे लोगों को वॉर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये सिद्धांत होता है वॉर का या युद्ध का। एक सिद्धांत होता है कि अगर वॉर होगा तो मैन टू मैन होगा। उसका सीधा पर्पस वही होता है कि अगर युद्ध होता है तो मैन टू मैन होगा। उसमें महिलाओं को बीच में नहीं ला सकते, उसमें बच्चों को बीच में नहीं ला सकते, घोड़ों को नहीं ला सकते, और जानवरों की भी हत्याएं वहां पे नहीं होती थी। जो पिक्चरों में देखते हो ना, घोड़ों की गर्दनें उड़ा देते हैं, हाथियों की गर्दनें उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ हत्या किसकी होती थी? वो व्यक्ति जो घोड़े पे बैठ के आ रहा है, घोड़े को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। ये लोगों के उस समय के एथिक्स थी, है ना। वो नैतिकता होती थी, जानवरों की हत्या नहीं करनी है वॉर के बीच में, युद्ध के बीच में उनको भी। लेकिन इस समय में देखा जाए तो कलिंग वॉर में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जानवर सबकी हत्याएं बुरी तरीके से की गई, जिसकी वजह से अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ था, ठीक है। और वो हृदय परिवर्तन इस तरीके का हुआ कि बाद में उसने वॉर से ही संन्यास ले लिया, ठीक है। अशोका के बारे में और भी स्टोरीज हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर कलिंग के बारे में और आपको बताएं कि कलिंग वॉर से पहले अशोका ने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो यहाँ पे साम्राज्य के अंदर इसने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था जिसका नाम ही था अशोका द हेल, ठीक है, अशोका का जहन्नम, ठीक है, बोला जाता था। बेसिकली एक अलग से डिपार्टमेंट था। और इसका मतलब क्या होता था ना पता है? अगर कोई व्यक्ति जरा भी अशोका के बारे में कानाफूसी करता हुआ भी पता चल जाता था, मतलब कोई भी ऐसा है कि चुगली कर रहा बैठ के, अशोका ऐसा है, अशोका वैसा है, उसको सीधा उठाता था। फायर होती थी उस कुएं के अंदर, आगी जला करती थी बहुत तेजी से, और उस आगी में उठा के सीधा फेंक दिया करता था, पता भी चल जाए। शक के बिना पे भी हत्याएं हुई हैं ऐसी बहुत सारी, ठीक है। एक इसने अपना एक पॉन्ड बना के रखा था। पॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक तालाब टाइप का होता है। उस तालाब में मगरमच्छ पाला करता था, ठीक है। और किसी को हत्या की अगर किसी को सजा देनी होती थी तो क्या करता था? उसमें मगरमच्छों के सामने सीधे फेंक दिया करता था ले जाके, ठीक है। और उसको एंजॉय करता था। मार देना एक अलग होता है, देखता था खाते हुए कैसे मारता है, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके अंदर दिखती हैं? अशोका के अंदर। इसलिए ऐसी क्रूरटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया जाता है अशोका के फॉर्म में। अशोका के पूरे एम्पायर के अंदर, इस पूरे एम्पायर के अंदर डेली अगर मैं एक संख्या मानूं तो कम से कम 1100 से लेके 1200 अप्रॉक्स एक डेटा है, 1100 से लेके 1200 बड़े जानवरों को काटा जाता था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए, खाने के लिए। खाने के लिए 1100 से 1200 जानवरों को सीधा काट दिया जाता था। काट के पूरे दरबार के लोगों को उसकी दावतें खिलाई जाती थी। इस तरीके का साम्राज्य अशोकों का उस समय हुआ करता था, ठीक है। इस साम्राज्य के अंदर ना जानवरों के साथ कोई दया दिखाई देती है, ना किसी इंसान के साथ कोई दया दिखाई देती है। लेकिन जब कलिंग वॉर होता है और वो जब ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखता है, और कलिंग का जब वो वहां पे विजिट करने जाता है, जब देखने जाता है, उसको जब दिखाई देता है कि अरे ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पे हो गई और ये सब मेरी वजह से हुआ। क्योंकि देखो भाई, खून तो उसी व्यक्ति का है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आरोप अपने ऊपर लेके अपनी हत्या करवा लिया था। आत्महत्या कह लो जिसको, या जैनिज्म के हिसाब से कह लो कि उन्होंने समाधि अपने आप में ले ली थी, सिर्फ इस बेसिस पे कि मेरी वजह से अकाल पड़ा, है ना। और ये कहते हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए? कर्नाटका में, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये भी तो उस वंश का ही आदमी है, और उस वंश के अंदर, उस खून के अंदर कहीं ना कहीं मानवता भी तो होगी। तो उस मानवता का एक अगला जो यहाँ पे अध्याय दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कलिंग के बाद में। जब ये अपनी आंखों से ये सारी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद में अशोका द ग्रेट बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि वॉर से संन्यास लेना ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपने राजवंश में या राजा रहते हुए वॉर नहीं लड़े, ठीक है। मतलब अगर कोई भी साम्राज्य इसके सामने आके वॉर की पेशकश भी रखता था तो उससे बोलता था तुम्हें क्या चाहिए? साम्राज्य का मेरा हिस्सा चाहिए, हिस्सा ले जाओ, वरना फिर मेरे साथ में चल के धर्म का अनुपालन करो। दोनों लोग धार्मिक बन जाते। इस तरीके के संदेश देना शुरू कर दिए, लेकिन वॉर नहीं लड़ा। इसके बाद में कलिंग वॉर एकमात्र इसके जीवन का वो वॉर है जिसके बाद में इसने कभी भी कोई वॉर नहीं लड़ा।
वॉर से अपने आप को दूर करा। वॉर के साथ साथ में इसने जो एनिमल किलिंग इसके समय में हुआ करती थी, जो हत्याएं लगातार जीवों की होती थी, उन हत्याओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। कोई हत्या पूरे साम्राज्य के अंदर किसी भी एनिमल की नहीं होगी, अब किसी भी एनिमल को नहीं मारा जाएगा। हाँ, दरबार के अंदर जरूर एक आध एनिमल मारे जाते थे उस समय, जो दरबार के सैनिकों को या फिर वहां की आर्मी को परोसने के लिए काम आते थे। 1 या 2 मैक्सिमम एनिमल सिर्फ और सिर्फ मारे जाते थे। ठीक है, तो एनिमल सैक्रिफाइस के ऊपर बैन लगा दिया। तीसरी चीज, इतना धार्मिक हो गया कि बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर खुद तो किया, साथ ही साथ में अपने बच्चों को, महेंद्र वगैरह को भी क्या करा, इससे उन्होंने अवगत करा के पूरे विश्व का यहाँ पे बोले जाओ, पूरे विश्व के अंदर जाओ, बुद्धिज्म का मैसेज दो और बुद्धिज्म को प्रमोट करो जाके। ठीक है, और ये कहते हुए इन्होंने एक काउंसिल भी करी थी अपने समय काल के अंदर, जिसको बुद्धिस्ट काउंसिल के तौर पर जानते हैं। कौन सी काउंसिल है, पहली, दूसरी या तीसरी? तीसरी काउंसिल है ना। तीसरी काउंसिल में अध्यक्ष कौन था? बुद्धिस्ट की तीसरी काउंसिल में अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष याद पता है कैसे कर लो, ऐसे कर लो, मासा मोवा। अब बताओ कौन है? मासा मोवा। पहला मा, दूसरा सा, तीसरा मो और चौथा वा। हाँ, मोगलीपुत्तिस। तीसरा मो बोल रहे हैं ना हम लोग, तो क्या हो गया, मोगलीपुत्तिस का नाम यहाँ पे आ रहा है। मोगलीपुत्तिस जो अध्यक्ष थे ना, वही इनके गुरु भी हैं अशोका के, जिन्होंने बुद्धिज्म में इनको कन्वर्ट कराया था। वो नाम क्या है, मोगलीपुत्तिस। ठीक है, मोगलीपुत्तिस ने ही इनको क्या करा था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था। तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराने वाले इनके रिलीजियस गुरु भी वही हैं और अध्यक्ष भी बने थे जब इन्होंने पूरी की पूरी काउंसिल कराई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक नाम और है नीबू। ठीक है, नीबू नाम है, एक्चुअल में ये नाम है। ठीक है, ये भी इनके रिलीजियस गुरु रहे हैं, जिन्होंने इनको बुद्धिज्म की शिक्षा दी थी और बुद्धिज्म में इनको कन्वर्ट कराने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी नाम आ जाता है। ठीक है, तो अशोकन एम्पायर के बारे में देखिए, पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड अभी बहुत सारी घटनाएं इनकी हैं, जिसके बारे में हमें एक एक करके चर्चा जरूर करनी है। उस सब के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन अशोका की पॉलिटिकल लाइफ को हम लोग सीधा वृद्धरथ के साथ में जोड़ के अगला राजवंश जो भारत में शुरू हुआ था, कौन सा शुरू हुआ है मौर्य के बाद में? हाँ, शुंग वंश हुआ था ना, पुष्यमित्र शुंग आया था, तो पुष्यमित्र शुंग पे सीधा चले जाएंगे, वो इसकी पॉलिटिकल लाइफ को दर्शाएगा। तो अशोका से कनेक्ट करेंगे सीधा वहां पे। तो मैं अभी यहाँ पे अशोका की पॉलिटिकल लाइफ को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बिंदुसार बता दिया, अशोका से रिलेटेड कुछ ही चीजें बताइए और सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, वो करने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य साम्राज्य की क्या क्या रही है। ठीक है, क्योंकि इतने कम समय में अभी मैं आपको करा नहीं पाऊंगा अशोका का पूरा चैप्टर, क्योंकि अशोका को कनेक्ट करना है फिर पुष्यमित्र शुंग से। ठीक है, इस वजह से हम लोग बाद में उसके ऊपर आएंगे। अभी फिलहाल जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसका साम्राज्य जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, मौर्य का प्रशासन देखना है हम लोग को। यहाँ पे मौर्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, मौर्य के प्रशासन के अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कीवर्ड्स आते हैं इसके अंदर, सीधा सीधा पूछ के आपसे पूछ लेता है कि बताइए अमात्य क्या है इसके अंदर, ग्रामिकी क्या है इसके अंदर, हम लोग किसको गोकुल बोलते हैं, इस तरीके की शब्दावलियां आती हैं और पूछा जाता है इन शब्दावलियों से इसका मतलब क्या है और ये शब्दावलियां कौन से प्रशासनिक विभाग के अंदर देखी गई, क्या वो मौर्य के अंदर थी, क्या वो गुप्ता के अंदर थी, या फिर वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक करके बहुत ध्यान से सुनते चलना। हाँ, ये चीजें मैं आपसे नोट करने को भी बोलूंगा, क्योंकि ये याद करने वाली भी चीजें, जितना समझाने को होगा समझाते चलेंगे, बाकी याद करने वाली चीजें भी आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो था राज्य का सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट बोला जाता था इसको। किसी भी राज्य को चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य में इन 7 सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता था। और ये 7 जो राज्यों का जो प्रावधान था
ये देने वाला जो व्यक्ति है वो है कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? चाणक्य। चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त, ठीक है, सब नाम से मैं ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो कौटिल्य के समय में ही इन्होंने ये राज्य का सिद्धांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था और बोले थे कि इन 7 सिद्धांतों के ऊपर जो भी राज्य चलेगा वो राज्य कभी विफल नहीं होगा, ठीक है। और वो 7 सिद्धांत क्या थे? पहली चीज स्वामी संप्रभु राजा, मतलब अगर कोई भी राज्य का कोई स्वामी होगा तो वो स्वयं राजा होगा, उसके पास में सारी शक्तियां आएंगी और वो शक्तियां ऐसी होंगी जो मोनार्किकल पावर की होंगी। मोनार्किकल पावर मतलब राजशाही शक्तियां उसके हाथों में होंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो अधिकारी इसमें होता था वो राजा होता था। दूसरा अमात्य बोलते थे। अमात्य जो वर्ड है मौर्य एम्पायर में किसके लिए बोला जा रहा है? मंत्री के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मंत्री की अगर संख्या दी गई है तो यहाँ पे किसको दी गई है? अमात्य को दी गई है। अमात्य जो बेसिकली था वो जैसे सेना की भर्ती हो गई, वित्तीय प्रशासन हो गया, इस तरीके की तमाम चीजों को कौन क्या करता था? अमात्य क्या करता था। तो अमात्य को इसलिए जाना जाता था। तीसरा, अगर किसी राज्य में कोई प्रिंसिपल होना चाहिए वो जनपद होना चाहिए। जनपद का मतलब बेसिकली वहां के लोग होते हैं और वहां की क्षेत्र को बोला जाता है। मतलब एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो एरिया क्या कहलाएगा? जनपद कहलाएगा। कोई भी राजा अगर अपना राज्य स्थापित करेगा तो किसी क्षेत्र और लोगों के ऊपर ही तो करेगा, उसी क्षेत्र और लोगों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जनपद की संज्ञा दे रहे हैं। तो तीसरा सिद्धांत इसका क्या है? जनपद है। चौथा है दुर्ग, जिसको किलेबंदी बोला जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप जिस राज्य के अंदर साम्राज्य स्थापित कर रहे हो अपना, उस राज्य के चारों तरफ क्या बनवा लीजिए? दुर्ग बनवा लीजिए, किलेबंदी करवा लीजिए, जिससे कोई अदर राज्य, कोई दूसरा राज्य आपके ऊपर आके किसी भी तरीके का आक्रमण ना कर सके, ठीक है। चौथा ये था। पांचवा कोष या खजाना जिसको बोला जाता है। खजाना, हर एक साम्राज्य का अपना एक खजाना होना चाहिए। खजाना कहाँ से बनेगा? खजाना या तो फिर उज्जैन को जीत लिया जाके, जितना खजाना वहां के राजा का था अपने में मिला लिया जाके, अफगानिस्तान का जो था वो उठा के अपने में मिला लिया जाके, या तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था वो होता था टैक्स, ठीक है। जितना भी टैक्स का कलेक्शन यहाँ के राजा किया करते थे वो सारा का सारा किस में जाता था? राज्य के खजानों में जाया जाता था। जैसे आज के समय में भारत का खजाना क्या है? क्या है पता है? नहीं, टैक्स है, कोई डिपार्टमेंट है इसके लिए? कुछ ऐसा विभाग है जहाँ पे ये सब जमा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने पास थोड़ी रखता है, वो भी कहीं भेज देता है। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, या कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दो तरीके के फंड ऑफ इंडिया ना। तो ये भारत का खजाना है आज के समय में, ठीक है। तो आज के समय में खजाना सरकार ऐसे रखती है अपने पास में, ठीक। तो इस समय में खजाना ऐसे रखा जाता था। दंड, उसके बाद में अगला जो सिद्धांत इसका दंड है, और दंड का मतलब बेसिकली क्या है? सेना या बल से है। मतलब आपकी एक सेना होना चाहिए, सेना के फॉर्म में आपके पास में एक फोर्स या बल होना चाहिए जिसके तहत आपका पूरा का पूरा साम्राज्य चलेगा। और लास्ट में है मित्र या सहयोगी। सहयोगी आपके कौन है उसको पहचानना जरूरी है। क्या वो सच में रियल सहयोगी हैं आपके या आर्टिफिशियल है? इस तरीके की भी चीजों को यहाँ बताया गया, ठीक है। मतलब ऐसे खोखले दोस्त तो नहीं है आपके, उसको भी पहचानो, या आपके सच्चे दोस्त हैं भी या नहीं है उसको भी पहचाना है। ऐसे दोस्त भी होता है ना यूपीएससी के चक्कर में वो बैंक का पीओ निकलवा दें, ठीक है। तो वो वाला भी ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है कि कल को यूपीएससी की तैयारी करते करते बैंक में भी सिलेक्शन ना हो पाए। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, ऐसे दोस्तों को पकड़ना है जो दोस्त शायद पीओ की तैयारी करने आए थे यूपीएससी निकलवा दें, है ना। तो इस तरीके के दोस्तों के साथ रहो, और अगर ऐसे नहीं है तो दोस्ती मत बनाओ, सबसे अच्छा, ठीक है। तभी तुम चरण के साथ नहीं बैठते, यही कह रहा हो ना। देख रहे हो चरण, सुन रहे हो तुम क्या बातें हो रही तुम्हारे बारे में? कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये जो 7 सिद्धांत दिए हैं, हाँ, चाणक्य किए हैं, तो इन सिद्धांतों का उल्लेख उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है या फिर और किसी? 7 जो पूरे के पूरे, मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें बताऊंगा, केंद्रीय प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, हर किसी का वर्णन किसी ना किसी पुस्तक का है, ठीक है। यहाँ हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखी हुई बातें हैं जिसको हमने संक्षेप में उठा के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र जिसकी आप बात कर रहे हो, उस अर्थशास्त्र के अंदर पॉलिटिकल लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक लाइफ वहाँ के लोगों की कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, वो सिद्धांत बता रहे। तो ये वहां से लिया जा सकता है, कह सकते हैं मैगस्थनीज की इंडिका से भी लिया जा सकता है, वहां से भी पता चल सकता है, ठीक है। या विशाखदत्त से भी पता चल सकता है, वो भी एक राइटर थे इस समय में जिन्होंने इस तरीके की किताबों के अंदर बातें की। तो ये सब हमें किताबों से ही पता चला है सारा का सारा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय प्रशासन इस समय का कैसा था? मौर्य प्रशासन के अंदर राजा को सर्वोच्च और सर्वोपरि माना जाता था और संप्रभु माना जाता था। संप्रभु आप समझते हो, सॉवरेन वर्ड को बोला जाता है, शक्तियां सारी राजा के पास ही
केंद्रित हुआ करती थी और वो शक्तियों का विस्तार अपने ही अनुसार किया करता था। ठीक है, अगर कहा जाए जैसे आज के समय में 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी बताओ? सामने ये बताओ, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 तरीके की शक्तियां होती हैं। पूरे देश में अलग अलग लोग हैं जो इन शक्तियों को संभाल रहे हैं, लेकिन राजा के हाथ में तीनों शक्तियां हैं। ठीक है, राजा कैसा होता था? यहाँ पे विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक सारी शक्तियों को अपने हाथों में रखा करता था। ठीक है, तो ये राजा की शक्तियां हुआ करती थी। दूसरा, ब्राह्मणों का प्रभाव। ब्राह्मणों का प्रभाव इस समय में काफी था और इस समय में जैसे मैंने बताया पुरोहित का दर्जा देके रखा हुआ था इन्होंने चाणक्य को, और चाणक्य के बाद में जितने भी लोग आए उसके बाद में वो पुरोहित के दर्जे या ब्राह्मण साम्राज्य को और ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत करने का कार्य किया करते थे। ठीक है, तो ब्राह्मणों का इस समय में ऐसा वर्चस्व था कि कोई उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, कोई उनके आदेश को पलट नहीं सकता था। इवन अगर ब्राह्मण किसी राजा को कोई सजेशन भी दे रहा है तो वो राजा के लिए बाध्य भी हो जाता था कभी कभी वो उस डिसीजन को माने। ठीक है, तो अगर सर्वोच्चता दिखाई देती थी तो ब्राह्मणों का प्रभाव भी यहाँ दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद में विकेंद्रीकरण। हाँ देखिए भाई, मौर्य सरकार के अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि विकेंद्रीकरण दिखाई देता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की पावर एक दिखाई देती है। सारी शक्तियां केंद्र अपने हाथों में नहीं रख रहा है। केंद्र में राजा के पास है तो शक्तियां, लेकिन राजा क्या बोल रहा है? भाई प्रांतों को भी कुछ शक्तियां दो, ग्रामीणों को भी कुछ शक्तियां दो। तो वो ग्रामीणों के लिए भी कुछ शक्तियां थी और प्रांत के सिटीज के लिए भी कुछ शक्तियां डिवाइड हुआ करती थी। तो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत यहाँ दिखाई देता है। नौकरशाही। नौकरशाही जैसे आज के समय में आप लोग देखते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद हो गया, एसडीएम का पद हो गया, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं। ऐसे सारे पद उस समय में भी यहाँ पर नौकरशाही के तौर पर हुआ करते थे। मतलब इस समय में भी सर्वेंट्स हुआ करते थे जो गवर्नमेंट के लिए वर्क किया करते थे। ठीक है, तो वो नौकरशाही वर्ग कहलाता था इस समय। इनके समय में डिपार्टमेंटल सिस्टम दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें थे जो इस समय में हुआ करते थे। केंद्र सरकार के अंदर कुछ शब्दावलियां हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकती है। इसको मैं लिखने के लिए बोल रहा था, ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। जैसे तीर्थ एक शब्द है यहाँ पे। ठीक है, तीर्थ का मतलब कोई तीर्थ स्थल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीर्थ शब्द यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो बेसिकली यूज हो रहा है प्रशासन में जो अधिकारी होते थे उसकी सबसे सर्वोच्च श्रेणी जो होती थी उसको तीर्थ बोला जाता था। ठीक है, अगर प्रशासन में सबसे सर्वोच्च श्रेणी किसी की होती थी तो उसे क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे। और ऐसे कितने तीर्थ थे पूरे मगध एम्पायर के अंदर? 18 तीर्थ थे। और इन 18 तीर्थ में बहुत सारे डिवीजन थे, धीरे धीरे वो भी देखेंगे। तीर्थ लिखो पहले, इस सबको लिखो, शब्दावलियां जो इंपॉर्टेंट है इसकी लिख लो। तीर्थ के बाद जो दूसरे पोजीशन पे आते थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष लगभग 20 अध्यक्ष हुआ करते थे टोटल मिला के, जो तीर्थ के अंडर में कार्य किया करते थे। ठीक है, अध्यक्ष के अंडर में जो आता था वो था महामत। ठीक, महामत जो होता था वो उच्च अधिकारी हुआ करता था, मतलब उच्च पदस्थ अधिकारी अध्यक्ष के अंडर में जो कार्य किया करते थे वो थे महामत। ठीक, उसके बाद अमात्य हुआ करते थे। अमात्य की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उन्हीं के साथ में या उनके अंडर में कार्य किया करते थे। जैसे आज के समय में आप सेक्रेटरी वगैरह की पोजीशन देखते हो जो गवर्नमेंट के अंडर में एक सचिव रहता है, एक सेक्रेटरी रहता है, तो इसी तरीके से अमात्य हुआ करते थे उस समय। मंत्री भी जिनको बोला जाता है, ठीक है, मंत्री के तौर पर भी बोला जाता था। और इनके लिए बेसिकली एक पूरा सचिवालय बना होता था। ठीक है, सचिवालय मतलब जहाँ सारे सचिव बैठा करते थे और वो सचिवालयों का एक संगठन हुआ करता था और उस सचिवालय के अंदर डिसीजन लिए जाते थे कि आने वाले समय में किस तरीके से मौर्य एम्पायर को चलाना है। ठीक है, उसके बाद युक्ता वर्ड लिख लेना। युक्ता वर्ड राजस्व के लिए ये जिम्मेदार हुआ करता था। रिवेन्यू कलेक्शन या रिवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए एक अधिकारी होता था जिसको युक्ता बोला जाता था। ठीक है, युक्ता मतलब राजस्व से संबंधित। उसके बाद राजयुक्स है। राजयुक्स का मतलब होता था भूमि माप। ठीक है, भूमि मापने के लिए या भूमि का निर्धारण करने के लिए, सीमा निर्धारण वगैरह के लिए ये होता था जिसको राजयुक्स बोला जाता था। संस्थाध्यक्ष बोला जाता था टकसाल अधीक्षक को। टकसाल का मतलब समझते हैं आप लोग? कहीं सुना है? हाँ, क्या होता है? हाँ,
टकसाल मतलब टैक्स, अंग्रेजी वर्ड थोड़ी है ये। तो किसी लक्ष्य की ना, टकसाल बेसिकली होता था टोकन से रिलेटेड, टोकन्स वगैरह को बोला, टोकन करेंसी वगैरह जो होती थी टोकन वगैरह से रिलेटेड हुआ करता था, टकसाल अधीक्षक बोला जाता है। ठीक है, तो संस्थाध्यक्ष बोलते थे इसे। उसके बाद समस्ताध्यक्ष है, बाजार अधीक्षक हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष, चुंगी अधीक्षक, चुंगी तो समझते होगे ना, वानिया चुंगी होगी सुना है ना सब, हमारे पास ही में तो है। और क्या है चुंगी होगी का नाम क्या बोलते हैं, चुंगी क्या होती है चुंगी? कोई पास देना होता है ना, मतलब टैक्स देना होता है, पहले देते हैं। चुंगी कर बोला जाता है हाँ। जिसको, है ना, चुंगी कर लगा करता Yes, था। sir. तो चुंगी कर क्यों लगाते थे, ऐसा क्या हो रहा है कि चुंगी कर लगाना पड़ रहा है? व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चौराहा हुआ करता था, है ना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पे मार्केट लगा करता था, ऐसे मार्केट को चुंगी बोला जाता था पहले। और उस बाजार में या मार्केट में कहीं ना कहीं चौराहे के फॉर्म में वहाँ पे जाता था अधिकारी, वहाँ का वहाँ उससे चुंगी कर लिया करता था। ठीक है, तो वो चुंगियाँ बन गई उस तरीके की। शुल्काध्यक्ष चुंगी अधीक्षक होता था इसमें। हाँ, उसके लिए भी लगता था। एक चौराहे को बना, चुंगी को बनाया जाता था कि आप एंटर करके दूसरी जगह पहुंच जाओ, है ना, दूसरे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्टेट के अंदर पहुंच जाओ या दूसरे क्षेत्र के अंदर पहुंच जाओ, इसलिए बीच में एक चुंगी को बनाया जाता है। जैसे टोल बना दिया जाता है आज के समय में, टोल बनाने के बाद टोल जब गुजरोगे तो एक नया क्षेत्र आएगा, है ना, तो ऐसे चुंगी बना दी जाती थी, वहाँ कर वगैरह लगा था। हो गया ये नोट? ठीक है। सीताध्यक्ष, सीता वर्ड देखिए कृषि से ही रिलेटेड है और भूमि के लिए हमेशा यूज होता है। भूमि के माप जो भी उपजाऊपन होता था या उपजाऊता होती थी भूमि के अंदर, उसको सीता बोला करते थे हमेशा, प्राचीन इतिहास से, वैदिक सभ्यता से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि अधीक्षक को भी सीताध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, नवाध्यक्ष समझ जाओगे आप, जहाजों से रिलेटेड है। ठीक है, जहाज वगैरह, क्योंकि हम लोग नाविक वगैरह बोलते हैं ना, जहाज से रिलेटेड तो नवाध्यक्ष हो जाएगा। लौध्यक्ष वगैरह मत लिखना, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद पौधपाध्यक्ष, वजन और माप का अधीक्षक, इसको भी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसको भी लिखने की। आकाराध्यक्ष लिख लो, खान अधीक्षक बोला जाता था इसको। आकाराध्यक्ष लिख लो, जिसको खान अधीक्षक बोला जाता था। खान अधीक्षक का मतलब, खान का मतलब यहाँ पे किससे हुआ है? कोई टाइटल नहीं है, कोई नाम नहीं है किसी का। ठीक है, मतलब बेसिकली वही है जो खनन वगैरह किया जाता है ना, वो खनन वगैरह करके जिस भी तरीके के जो भी मेटल्स हमें प्राप्त होते हैं, उसको निगरानी के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता था, जिसको आकाराध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखो, बाकी छोड़ो। हाँ, ये और लिख लो, व्यवहारिका महामत। व्यवहारिका महामत, जहाँ महामत आएगा वहाँ समझ जाओ न्यायिक चीजों से रिलेटेड होगा कुछ ना। ठीक है, जहाँ भी महामत वर्ड आएगा वो न्यायिक चीजों से रिलेटेड होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी सब छोड़ो। प्रांतीय प्रशासन देखिए, प्रांतीय प्रशासन बेसिकली जो है दो भागों में इसको पूरे के पूरे साम्राज्य को विभाजित करते हुए देखेंगे अगर हम लोग, तो दो पार्ट में क्या होता था। एक तो राजा के पास में डायरेक्ट शासन के लिए होता था, जिसको पूरा राजा सब अपने हाथों में कंट्रोल किया करता था, और दूसरा वो क्या करता था, प्रांतों में विभाजन कर दिया करता था। और जब प्रांतों में विभाजन करता तो वहाँ मंत्री परिषद बना दिया करता था, और वो मंत्री परिषद क्या कहलाती थी, बेसिकली जितने भी प्रांत थे सबको जनपद बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जनपद। सारे प्रांतों को एक नाम दिया जाता था जनपद। और ऐसी टोटल जो अशोका के समय में अगर बात करें तो पूरी की पूरे अगर माना जाए तो इस तरीके के 5 इंपॉर्टेंट जनपद उस समय में हुआ करते थे अशोका के काल के अंदर, जिसमें तक्षशिला जो आप ऊपर देख चुके थे वहां पे थी, उज्जैन जो बीच में भी आपने देखी थी, तोसली उसके बाद में, फिर सुवर्णगिरी और पाटलिपुत्र, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल इंडिया, हर जगह पे एक एक साम्राज्य का जनपद हुआ करता था। ऐसे टोटल 5 जनपद होते थे, और इन 5 जनपदों को किसमें विभाजित किया जाता था? जिलों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, और जिलों को भी फर्दर किसमें, जैसे आज ग्राम होते हैं, ग्रामों में विभाजित कर दिया जाता था। तो सबसे ऊपर कौन से होते थे? राजा के बाद में, केंद्र के बाद में जनपद होते थे, जिनको प्रांतों का पार्ट बोला जाता था। और ऐसे कितने जनपद थे यहाँ पे? ये 5 जनपद थे, और इन 5 जनपदों को जिन इकाइयों
इकाइयों में विभाजित करते थे, वो इकाइयाँ क्या कहलाती थी? जिला कहलाती थी। ठीक है, जिला या डिस्ट्रिक्ट कहलाती थी। और इस जिलों को भी अगर और फर्दर डिवाइड करना हो तो वो ग्राम में विभाजन हो जाता था। यहाँ पे बस प्रांतों का विभाजन लिख लो जनपद में, और ये 5 जनपद इस तरीके के हुआ करते थे, 5 जनपदों के नाम। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा केंद्र में प्रशासन होता था वैसा ही सेम प्रांतों में भी प्रशासन होता था। सेम पोस्ट के साथ, सेम आइडियोलॉजी के साथ, सब कुछ सेम हुआ करता था। ठीक है, बस ये है कि गवर्नर यहाँ पे एक अपॉइंट हो जाता था। जैसे हर प्रांत के लिए एक मुख्यमंत्री होता है राज्य के लिए, वैसे हर प्रांत के लिए क्या होता था? एक एक गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे अशोका भी तो एक प्रांत के गवर्नर ही थे ना, उज्जैन के गवर्नर हमने बोला, तो अशोका भी तो एक समय के गवर्नर ही थे। तो ऐसे गवर्नर नियुक्त कर दिए जाते थे बस। ठीक है, ये 5 जनपदों का या राज्यों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, डन। ठीक है, इसके बाद देखिए स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन मतलब जिला लेवल पे बात कर रहे हैं। भाई हमने जनपदों को जिलों में विभाजित कर दिया। अब जिलों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोलते थे राजू। ठीक है, क्या बोलते थे? राजू। मतलब जिलों का प्रशासन जो होता था या स्थानीय प्रशासन होता था वो किसके हाथों में होता था? राजुकों के हाथों में होता था। राजुक वो व्यक्ति होता था तो जिले के सबसे ऊपर के पोजीशन के ऊपर बैठा करता था। ठीक है, जैसे आज के समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, राज्य का किंग बोला जाता है उसको। ठीक है, या राज्य की क्वीन बोला जाता है उसको। तो जो सर्वोपरि राज्य के अंदर होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वैसे उस समय कौन होते थे? राजुक हुआ करते थे। ठीक है, तो राजुकों को स्थानीय प्रशासन में सबसे ऊपर रखा जाता था। युक्ता होता था इसका सपोर्टर, जो युक्ता होता था वो इनके सपोर्ट में रखा जाता था। ठीक है, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रख दिया गया, किसी को एडीएम के तौर पर रख दिया गया, तो वो उनकी मदद या सहायता के लिए रखा जाता था। उसको क्या बोला जाता था? युक्ता बोला जाता था। ठीक है, तो युक्ता वर्ड स्थानीय प्रशासन में किसके लिए प्रयोग होता था? वो एडीएम जैसे आज के समय में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं। ठीक है, स्थानीय प्रशासन। ठीक है, देखिए सब कुछ है। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं भी होती थी, नगर पालिका को लेकर बोर्ड भी बनाए जाते थे और इसके लिए पूरी तरीके से प्रावधान भी किया जाता था। तभी हमने बोला विकेंद्रीकरण दिखाई देता है मौर्य साम्राज्य में। विकेंद्रीकरण का मतलब स्थानीय स्वशासन तक को यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। मतलब ग्रामीण भी पावर्स लोगों के पास में और नगर पालिकाएं जैसी भी चीजें लोगों को दी गई हैं। ठीक है, गाँव का प्रशासन ग्रामीणी के हाथों में होता है। गांव का प्रशासन कौन देखता था? ग्रामीणी। सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीणी है। ठीक है, और उसको क्या बोला जाता था? गोप कहा जाता था। ठीक है, वो ग्रामीणी को जो बेसिकली क्या एक शब्द दिया जाता है? गोप शब्द दिया जाता है। आपसे पूछ लेगा मौर्य साम्राज्य में गोप किसे कहा जाता था? ठीक है, तो गांव का जो सबसे प्रभावी या सबसे सुप्रीम अधिकारी होता था उसको गोप कहा जाता था। ये एक नहीं 10 से 15 गांवों का सम्मिलित तौर पर अध्यक्ष होता था। ठीक है, 10 से 15 गांवों को मिला जुला के ये लीड किया करता था, तो ये गोप हुआ करता था। ठीक है, चलिए ग्रामीणी और गोप यहाँ पे लिख लीजिए। और स्थानीय प्रशासन के अंदर कुछ और 2-4 शब्द हैं, वो ध्यान रखिएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी। यहाँ पे गांव को सबसे छोटी इकाई मानते। जैसे सबसे बड़ी इकाई अगर हम लोग देख ले तो केंद्र है, उससे छोटी इकाई प्रांत है, उससे छोटी इकाई हम लोग कह सकते हैं प्रांत तो कोई जनपद, जनपद के बाद जिले और जिले के बाद गांव या ग्राम। सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। गांव का मुखिया ग्रामीण वगैरह ये सब पता चल गया आपको। ठीक है, स्थानिक बेसिकली प्रादेशिकों के अधीन काम करने वाले लोग हुआ करते थे। प्रादेशिक कौन है? वही हम लोग अभी पीछे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे, राजुकों की बात कर रहे थे। राजुकों के अधीन कार्य करने वाले लोग स्थानीय कहलाते थे। ठीक है, ऐसे दुर्गापाल होते थे, ये किलों के शासक होते थे। हमने बोला ना दुर्ग वाले किले बनते थे, तो जितने भी दुर्ग वाले किले बनते थे तो किले बना के छोड़ थोड़ी देते थे। हर किले पे एक अपॉइंटमेंट करते थे किसी ना किसी व्यक्ति की, उसको क्या बोलते थे? दुर्गापाल बोलते थे। ठीक है, दुर्ग के नाम से याद रखोगे, इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं। ठीक है, और उसके बाद में बस ठीक है, ये और लिख लो अक्षत ताला। ठीक है, अक्षत ताला। और इस चीज को लिख लो यहाँ पे, ये महालेखाकार होता था। महालेखाकार जितने भी रिटेन एविडेंसेस आपको मिलेंगे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, उस समय में जो लोग भी रिटेन कॉन्सेप्ट बनाया करते थे, वहाँ के वाणिज्य विभाग के बारे में लिख रहे हैं, वहाँ रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में लिख रहे हैं, या वहाँ की राजनीतिक इकाई के बारे में लिख रहे हैं, उसको क्या बोलते थे? अक्षत ताला। ठीक है, न्यायिक प्रशासन भी होता था यहाँ। न्यायिक प्रशासन बेसिकली मैंने आपको बोला कि महामत नाम का जहां वर्ड आ जाए वहां समझ जाना क्या मतलब हो रहा है? न्यायिक प्रणाली से हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता था? एक मुख्य न्यायाधीश भी होता था।
जैसे आज के समय में चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, उसको बोला जाता था धर्माधिकारी, ठीक है। धर्माधिकारी बेसिकली किसको बोला जाता था, जो सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम जस्टिस होता था। और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा नहीं अलग से सुप्रीम कोर्ट बना के रखा, नहीं, राजा के दरबार में ही सबको बुलाया जाएगा और वहीं पे एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ होगा और वो जज अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है। तो उस जज को यहाँ पे सुप्रीम क्या बोला जाता है, धर्माधिकारी बोला जाता था, ठीक है। जिला स्तर पर तो अमात्य मंत्री को हमने बताया ही था, अमात्य वहाँ पे बोला जाता था, जिला स्तर पर यह कार्य क्या करता था, ठीक है। और ग्राम स्तर पर इसका निपटारा जो था ग्राम वृद्ध किया करता था, ठीक है। ग्राम में जो सबसे वृद्ध या सबसे ज्यादा कह सकते हो एक्सपीरियंस पर्सन होता था वो इसका निपटारा किया करता था, ठीक है। सैन्य प्रशासन की अगर बात की जाए तो सैन्य प्रशासन में 6 तरीके की समितियों में इनका विभाजन किया गया था। पूरे मौर्य साम्राज्य की सेना को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे नौसेना होती थी, परिवहन, आपूर्ति, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध रथ और कह सकते हो आप युद्ध में हाथियों के प्रबंधन, इन सब की एक सेनाएं अलग अलग। पैदल सेना भी चलती थी, घोड़ों पे सवार सेना भी चलती थी, हाथियों पे सवार भी सेना चलती थी और ऐसी तमाम सेनाओं के टोटल कितने विंग्स हैं, 6 विंग्स या 6 संकाय हुआ करती थी, ठीक है। पैदल सेना बोर्ड का अध्यक्ष पदाध्यक्ष कहलाता था। घुड़सवार सेना बोर्ड का अध्यक्ष अश्वाध्यक्ष कहलाता था। अश्व से मतलब घोड़े का, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। पैदल का मतलब पदाध्यक्ष है, वो भी आप लोग समझ रहे होंगे। युद्ध रथ मंडल का मतलब रक्षा रथाध्यक्ष, रथ का मतलब वही हो गया, ठीक है, जो रथ पे सवार होकर आता था। युद्ध हाथियों का बोर्ड मतलब हाथियों की जो सेना को लेके चला करता था वो कहलाता था हस्त्याध्यक्ष। मतलब हर नाम से आपको शायद क्लियर हो जाएगा कौन सी सेना किसके लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो इसको खास लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। आय मतलब राजस्व विभाग का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था उसको संहर्ता बोला जाता था या संविधाता बोला जाता था। जैसे आज के समय में कोषाध्यक्ष होता है, वैसे ही कोषाध्यक्ष या अकाउंटेंट का काम जो किया करता था वो अकाउंटेंट कौन था, संहर्ता था। या संहर्ता के साथ में इसको आप संविधाता भी बोल सकते हैं। मतलब ये अधिकारी सुप्रीम होता था, इसके अंडर में संविधाता कार्य किया करता था, ठीक है। बस बाकी पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में जेल को बंधनगर बोला जाता था और हवालात को चरक बोला जाता था। ये शब्दावलियां हैं बस, जो शब्दावलियां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और वहाँ काम आ जाती है। देखिए जासूसी विभाग भी मैंने बताया यहाँ पे हुआ करता था। जैसे अशोका के समय बताया कि अगर कानाफूसी पता चल गई कि चुगलियां कर रहे हैं 4 लोग बैठ के मेरी, तो 4 को उठा के फायर में फेंक देता था, है ना, ऐसा हुआ करता है। और यहाँ जासूसी विभाग हुआ करते थे, गुप्तचर विभाग भी होते थे। जैसे स्थिर तौर पर एक परमानेंट रहा करते थे लोगों के बीच में कि भाई हम बीच में रह कर सुन लेंगे अशोका के बारे में कोई क्या बोल रहा है या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बोल रहा है। और एक संचारी होते थे भटकने वाले, जैसे आज के समय में देखा होगा पागल वागल भटकते रहते हैं ना, तो सब पागल नहीं होते, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गुप्तचर विभाग वाले और एक्चुअल में होते हैं, मजाक नहीं कर रहा है। मुझे लखनऊ में मिला था एक बार ऐसा, वो मतलब क्या कर रहा था, कूड़े से निकाल के खाना खा रहा था। कूड़े से पूरा फूला पड़ा हुआ था, कूड़े से निकाल के खाना खा रहा था। अब जब वो कूड़े से निकाल के खाना खा रहा था मुझे देख कर थोड़ी दया आ गई। मैंने कहा कूड़े से निकाल के खा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसको बुलाया और एकदम गंदा संदा पूरी तरीके से और कपड़े फटे हुए उसके पूरी तरीके से, पता नहीं कब से नींद आया होगा, ठीक है। मैंने उसको बुलाया और इधर उधर देखा उसने और ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। मैंने बुलाया, बुलाने के बाद मैंने उसके हाथ से वो फिरवाया। मैंने कहा ऐसे देखो, मैंने उसको वहाँ पे आसपास कुछ खाने की दुकान नहीं थी तो एक जूस की दुकान थी, मैंने उसे जूस पिलवा दिया वहाँ पे। एक दिन जूस पिलवाया, अगले दिन फिर देखा, फिर वो वैसे ही खाना खा रहा था। कहीं दिख गया मुझे फिर से, अगले दिन ही मतलब 2-4 दिन बाद फिर से देखा इस तरीके से खाना खा। मैं उसको फिर पकड़ के लाया, मैंने कहा चल कहीं फिर जूस पी जाएगा। फिर मैंने उसे जूस पिलाया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद में तीसरी बार जब मैंने उसको देखा तब मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा इसे बार बार यही वाला डब्बा मिलता है खाना खाने के लिए, पूरे शहर के अंदर इसी के अंदर आता है, इसी में खाना पहुँचता है आगे। और मुझे तब थोड़ा सा डाउट हुआ और डाउट के बाद में तब मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने एक्टिविटी उसकी नोट करी थोड़ी खड़े होकर। खाली था उस समय, क्या करता, पढ़ाई करता था, ठीक है। तो मैंने कहा देखते हैं क्या कर रहा है, तो मैंने थोड़ी एक्टिविटी नोट करी तो वो थोड़ी सी एक्टिंग पता चल जाती है हल्की फुल्की। ट्रेंड बहुत होते हैं, एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। तो वो कर रहा था किसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था। खाना उसने उठाया, उठा के खाया भी, ऐसा नहीं है नहीं खाया होगा। उन्हें ये सब ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें गंदे से गंदा और बेकार से बेकार हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो वो उसको खाया, खाने के बाद में वो यहाँ से निकला। निकलने के बाद में वो आगे गया, मैंने उसका थोड़ा फॉलो किया, पीछा किया। पीछा करके एक जगह पे पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी के पास में जब गया उससे भी पता चला होगा कौन पीछा कर रहा है, घूम रहा होगा ऐसे लोग। पुलिस चौकी के पास बाहर जाके बैठ गए।
बाहर जाके बैठने के बाद में पुलिस चौकी से एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी ऐसी इतनी बड़ी रिपोर्ट जो A4 साइज का लीगल पेपर के ऊपर लिखी हुई होती है। उस लीगल रिपोर्ट को उसने उसके हाथों में दिया, उसने ऐसे चुपके से रखा अपने बैग में अंदर, ठीक है। ये मैंने करते हुए से देखा, मुझे समझ आया पागल आदमी तो इतना तो नहीं होगा समझदार, वो पागल आदमी ऐसे करके रिपोर्ट लेके जेब में रख रहा, पुलिस वाला आके उसे रिपोर्ट दे रहा है। मुझे उस दिन समझ आ गया कि हाँ, जो कहानियाँ मैंने सुनी थी कि जो पागल वागल बन के घूमते रहते हैं रोडों के ऊपर, जो शायद आपके जानने वाले ना हो, वो गुप्तचर विभाग के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ऐसे भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग। हाँ नहीं नहीं भैया, आज मैं चला गया, मैंने क्या पता कौन है और किस तरीके के लोग हैं। मैं उसके बाद उनको कुछ खिलाया तक नहीं, मुझे पता था अच्छा खासा खाने को मिल रहा है ना, तो मैं क्यों खिलाऊं? हाँ वही मैंने देख लिया, थोड़ी सी अकल तो थी, मैंने कहा चलो नोट कर लेते इस चीज़ को देख के, थोड़ा नोटिस किया, तो नोटिस करने के बाद ये बात पता चली, खैर हो गया फिलहाल उसके बाद, है ना। हाँ, जासूसी विभाग ये है। और जासूसी विभाग में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी विष कन्या, ठीक है। विष कन्या उसको बोला जाता था जिनको थोड़ा थोड़ा जहर पिलाया जाता था काफ़ी समय से, मतलब महिलाओं को थोड़ा थोड़ा जहर पिला पिला के क्या करा जाता था, तैयार किया जाता था। एक समय जाकर तुम्हें इस राजा को मारना, आदत डालते थे, पहले थोड़ा पॉइंट जहर दिया, फिर आगे थोड़ा और जहर दिया, इतना जहर दे दिया कि वो